सो इंडिया में रिलेशनशिप इसलिए लंबे टिकते हैं बिकॉज यहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की नॉलेज अंदर से हमें खुद से पता है. आई डोंट लुक गुड इन माई आउटर पर्सनैलिटी, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो मैं डेफिनेटली अपने पार्टनर को या सामने वाले को ये जज अगर मैं कर दूं कि अरे तुम तो अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो फिर वो रिलेशनशिप वहीं पे गलत जा रहा है. राइट. एक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का राइट टाइम क्या होता है? कई लोग अपने रिलेशनशिप से इसलिए भी नहीं निकल पाते, स्पेशली इन अ मैरिज, बिकॉज द अदर पार्टनर हु वांट्स टू स्टेप आउट डजंट have the financial independency. Okay. This husband of my client, he was making sure that he is only bombarding her with all sort of nonsensical comments, using abusive words and forcing her for sex, and every kind of torture, mental, emotional, physical could have happened. So love kya hai? Love is a very subtle feeling where you start respecting each other and you go a little extra mile to make other person happy, feel belonged. On a hindsight, I have seen many women जो ये पसंद करती हैं and they enjoy that their husband control them because उनको responsibility नहीं लेनी है. Right. नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. जब मैं कहता हूं कि हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो शायद हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं, क्योंकि नेचुरली एज ह्यूमंस हम इन दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. बट हमारे प्रेजेंट के बारे में भी हमें बात करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और हमारे प्रेजेंट में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आज हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस. इन्हीं सब प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम, और आज इसी प्रॉब्लम को हम इस पॉडकास्ट पे डिस्कस करने वाले हैं. द गेस्ट ऑन टुनाइट्स पॉडकास्ट इज डॉक्टर अनामिका चौहान. अनामिका जी एक लाइफ कोच है और ट्रेनर है. उन्होंने अपने करियर में अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कोच किया है. इस कॉन्वर्सेशन में हम प्राइमरीली बात करते हैं अबाउट रिलेशनशिप्स एंड लोगों को रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम आते हैं. हम बात करते हैं कि लड़कों को लड़कियों के बारे में क्या चीज़ें समझ नहीं आती और लड़कियों को लड़कों के बारे में क्या चीज़ें समझ नहीं आती. जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आपको किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में भी हमने बात की. ऑल इन ऑल, दिस पॉडकास्ट इज अबाउट योर फीलिंग्स एंड योर रिलेशनशिप्स. अगर आपको आपके लाइफ में या रिलेशनशिप्स में कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो शायद इस कॉन्वर्सेशन में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1. डॉक्टर अनामिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे. यूजुअली शो का नाम है द आवारा मुसाफिर शो, वेर इन वी टॉक अबाउट जर्नीज ऑफ पीपल एंड वी डिस्कस भारत जर्नी. एंड क्योंकि भारत को जो नेशन है उसे लोग बनाते हैं, तो आज हम लोगों के बारे में बात करेंगे एंड स्पेशली उनके रिलेशनशिप वाले एंगल्स को. क्योंकि वी हैव सीन स्पेशली इन इंडिया बहुत रैंडमली एंड बहुत अग्रेसिवली पिछले 10 सालों में इस नेशन ने ग्रोथ को देखा है. एंड उसी के साथ में टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रोन इन द कंट्री. पीपल जो थे उनके माइंडसेट चेंज हुए हैं बहुत ज़्यादा. सो एज वी वर टॉकिंग ऑफ द कैमरा एज वेल, लव लेटर्स से टिंडर तक का ये जो सफ़र रहा है हम उसे थोड़ा डिकोड करेंगे थ्रू यू. फर्स्टली आई वांट टू नो व्हाट आर रिलेशनशिप्स एग्जैक्टली फॉर यू, बिकॉज आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात करते हो अबाउट देयर रिलेशनशिप्स. एंड जैसे आप मुझे कह रहे थे कि देर आर पीपल जो 5-5 साल से आपके साथ में दे हैव बीन वर्किंग एज वन-on-one लाइफ कोचिंग के लिए, रिलेशनशिप कोचिंग के लिए. तो व्हाट इज एग्जैक्टली अ रिलेशनशिप? Thank you, Jayesh. So, to answer your question, relationship is more about where we have this loyalty और एक trust है, एक conviction है कि if I am with you, like अगर मैं जयेश के साथ हूँ और जितनी तरह की कंपार्टमेंट्स में मैं जयेश के साथ खुश हूँ, मेरा रिलेशनशिप जयेश के साथ अच्छा है. ओके, सो आई यूज़ द वर्ड कंपार्टमेंट. सो कई बार ऐसा होगा कि मैं अगर ये सोच रही हूँ कि मैं जयेश के साथ किस टॉपिक पे ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ. इट कैन बी मे बी फाइनेंस. क्या मैं मनी मैटर्स डिस्कस कर सकती हूँ? इफ़ द आंसर इज़ येस, सो मेरा ये पार्ट सॉर्टेड है. सो माई रिलेशनशिप विथ मनी एंड विथ जयेश, बिकॉज मनी को लेके हम बहुत ऑनेस्ट हैं, so the relationship is sorted. Okay. Now suppose if Jayesh and me are working on a project, on a business जहाँ पे हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं and we have to do a teamwork kind of thing, but suppose if Jayesh is not doing great over there, so my relationship with Jayesh in that particular compartment is not doing well. So it's a lot about कि मेरे कितनी expectations meet up कर रही हैं, what kind of bond, trust and commitment levels are. Okay. और ये हमेशा दोनों साइड से होता है. It can never have like just one person putting their effort in a relationship. Okay. Yeah. So
एक अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है और एक बुरा रिलेशनशिप क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन? अच्छा रिलेशनशिप तब है जब आप अपने और अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो आपके मॉम हो, सिबलिंग्स हो, पार्टनर लाइक हस्बैंड वाइफ, व्हाटएवर रिलेशनशिप स्टेटस में, अच्छा रिलेशनशिप तब है जब दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड देयर इज़ लॉट ऑफ फेथ कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं और एक दूसरे को कभी भी जज नहीं कर रहे। ओके, दैट इज़ अ गुड रिलेशनशिप। बुरा रिलेशनशिप तब है जब सबसे ज़्यादा मैं अपने ही फियर्स और अपने ही इनसिक्योरिटीज़ को सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर रही हूँ। लाइक मुझे अगर ऐसा लगता है कि आई डोंट लुक गुड इन माई आउटर पर्सनैलिटी, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो मैं डेफिनेटली अपने पार्टनर को या सामने वाले को ये जज अगर मैं कर दूँ कि अरे तुम तो अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो फिर वो रिलेशनशिप वहीं पे गलत जा रहा है। राइट। क्योंकि ये तो मेरे फियर्स है ना, कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर है, तो मैं कोई ना कोई तरीके से, अरे ये शर्ट तुम पे अच्छी नहीं लग रही, अरे ये क्या पहन लिया, अरे ऐसे क्यों चल रहे हो, अरे ये क्या तरीका है ड्रेसअप होने का, पार्टी में जा रहे थे, समझता नहीं है। तो दीज आर द साइंस वेयर रिलेशनशिप इज लूजिंग द रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो प्रोजेक्टिंग माई फियर ऑन द अदर पर्सन। ओके, सो हाउ मच आई एम मेकिंग द अदर पर्सन फील बैड और सॉरी, दैट्स अ साइन रिलेशनशिप इज क्रैशिंग। हम क्योंकि इसके बारे में ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, वी टॉक्ड अबाउट कि फेसबुक एक टाइम पे जब आया था तब उस पर वो आपको बताना होता था कि आर यू मैरिड, आर यू सिंगल, इज़ इट कॉम्प्लिकेटेड, उसमें एक ओपन रिलेशनशिप वाला भी वो था। एंड टुडे व्हेन वी लुक एट पीपल अराउंड अस, एवरीवन, वो सिचुएशनशिप नाम का एक वर्ड आ गया अब, और हर कोई सिचुएशनशिप में है, बिकॉज हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर किसी के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोग आपके पास में लेके आते हैं? They are not able to count on their partner ओके, in a marriage or in a relationship, whether they are not yet married, they are not able to count on them कि इसको और एक्सपैंड करिए। मतलब वो डिपेंड नहीं हो पा रहे हैं। एंड डिपेंडेंसी इस तरीके की नहीं है कि अरे तुम मेरा सारा काम कर दो। डिपेंडेंसी इस तरह की, अगर मैं गिरूं तो क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? ओके, तो वो साथी वाला काम, यहाँ पे पार्टनरशिप वाला काम बराबर चल रहा है। लेकिन अगर वो पार्टनर ही मुझे गिराने पे तुला है तो फिर वो चैलेंज है अपने आप में। तो फिर ये उस इंसान की बहुत बड़ी टास्क कह लो या ड्यूटी बन जाती है कि अब खुद को संभालना पड़ेगा ताकि कोई मेरा ही पार्टनर मुझे धक्का ना दे, गिरने पे मजबूर ना कर दे या बार बार गिराए ना। करेक्ट। यस। सो इजंट दैट लाइक अ जेंडर प्रॉब्लम? क्योंकि व्हेन यू लुक एट जो मॉडर्न टर्म्स है, लाइक बी इट फेमिनिज्म या मेंस राइट्स भी आज बहुत ज़्यादा हो गए, इंडिविजुअलिस्टिकली पीपल आर वेरी, दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों करे मेरे लिए, मैं खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करते हैं हम हमारे रिलेशनशिप्स में, वेर इन अ मैन डजंट वांट टू डिपेंड ऑन द वुमन एंड द वुमन डजंट वांट टू डिपेंड ऑन द मैन। एंड फिर उसके बाद में ये जो आपने प्रॉब्लम कहा, इट बिकम्स वेरी सरप्राइजिंग कि डिपेंडेंसी एक इशू है। यस। व्हाई इज दैट? सो दो टर्म्स हैं, एक है हाइपर इंडिपेंडेंसी और एक है डिपेंडेंसी, ओवर डिपेंडेंसी। सो हाइपर इंडिपेंडेंसी इज़ व्हाट यू जस्ट डिस्क्राइब्ड कि मैं क्यों डिपेंड करूं हर चीज़ के लिए मैं अपने पार्टनर पे, दैट इज़ हाइपर इंडिपेंडेंसी। क्यों नहीं डिपेंड करूं? द चैलेंज इज़ कितना डिपेंड करूं, ये मुझे और मेरे पार्टनर के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। ये एक डिफाइंड तरीका होना चाहिए कि for this much I can let my partner help me out or just Right. be with me, support me, or maybe take their lame advices also and maybe just take it as a banter और मैं उसको हंस के टाल दूँ। So वहाँ पे वो hyper independency बच जाती है। तो there is also a reason why sometimes people become so hyper independent, and there is something called as over dependency. Over dependency is when मेरी हर छोटे छोटे काम के लिए मैं जब तक पूछूं नहीं, जब तक मुझे एक कंफर्ट ना आए कि हाँ सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा ना, सामने वाला मुझे करने देगा ना। क्योंकि क्या होता है ना, ओवर डिपेंडेंसी में एक और चीज़ पता चलती है कि वो बंदा सेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उससे इस बात का हमेशा डर है कि अगर मेरे से गलती हो जाएगी तो लोग मुझे ताना मारेंगे, तो उससे अच्छा मैं ओवर डिपेंडेंट हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, उसको ही करने दो। जो होगा गलत भी होगा तो उसका होगा, मेरा क्या। लोग बहुत इंसान बहुत चालाक है जो ओवर डिपेंडेंट है वो भले भोले दिखते हैं लेकिन वो बहुत चालाक हैं, और जो हाइपर इंडिपेंडेंट है वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत थके हुए बच्चे हैं। सो या दे आर वेरी टायर्ड। हम क्योंकि बात कर रहे थे कि
लोग बहुत ज़्यादा इससे ये चीज़ भी मैटर करती है कि कंट्रोल करना दूसरे इंसान को, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप. पीपल वांट टू, कोई भी हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, दे वांट टू कंट्रोल ईच अदर. हाउ डज दैट प्ले इन अ रिलेशनशिप? क्योंकि जब आप किसी को कंट्रोल करने लगते हो एंड वो कंट्रोल आपको नहीं मिलता उन पे, तो आप पॉजिटिव भी हो सकते हो. तो हाउ डज दैट प्ले आउट? सो थोड़ा 2 स्टेप पीछे जाते हैं. क्वेश्चन ये आप पूछो, लोग कंट्रोल क्यों करना पसंद करते हैं? या सो लोगों के अंदर ये फितूर है सामने वाले को कंट्रोल करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी कोई कंट्रोल कर रहा है. सो इट्स अ चेन रिएक्शन. तो क्योंकि मैं अपने ऊपर होने वाले कंट्रोल को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, सो डेफिनेटली फिर मेरे पास बचा क्या? राइट. मैं वही प्रोजेक्ट करूँगी जो मेरे साथ हो रहा है ना. इट्स एज सिंपल एज कि अगर मुझे सामने वाले ने कह दिया कि तुम दही चीनी खा के जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो मैं भी सामने वाले को ये बोलूँगी, सुनो दही चीनी खा के जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा. इट्स अ चेन रिएक्शन. राइट. तो दैट इज़ वाई पीपल स्टार्ट कंट्रोलिंग द अदर पर्सन. ओके. सेकेंड, इसमें मज़ा क्या आता है? मज़ा बस इस बात का है कि चलो मैंने कुछ तो किया. इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट विच इज़ क्वाइट फेक. ओके. या बिकॉज सेंस ऑफ अचीवमेंट कैसे है उसमें? सेंस ऑफ अचीवमेंट कि देखा, मुझे कुछ तो पता था सही. ओके. क्योंकि जो मुझे कंट्रोल कर रहा है वो मुझे ये बता रहा है ना कि तुमको नहीं आता, मुझे पता है सही क्या है तुम्हारे लिए. तो जब मैं तुमको कंट्रोल कर रही हूँ तो मैं भी तो उसी एंगल से देख रही हूँ ना. देखा, तुम्हें नहीं पता था, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है. तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म चल रहा है. एंड इट इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव. पेरेंट्स स्टार्ट्स कंट्रोलिंग देयर चाइल्ड, वही चाइल्ड बिकम्स एन अडल्ट, द सेम अडल्ट स्टार्ट कंट्रोलिंग द अदर पर्सन. ओके, मेक सेंस. या बट देन जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, बिकॉज वो चाइल्डहुड से आपके अंदर सॉर्ट ऑफ आपके डीएनए में आ गया है, बिकॉज और आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने कंट्रोल किया होगा, तो इट्स लाइक वो लीनिएज में ही आपके आ गया है. यस. बट उससे आप डील कैसे करोगे? बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट controlling nature can become very irritating and it could feel like कि suffocation. Exactly, yes, that's the right word. Yes. तो आप उसे डील कैसे करोगे? टेल मी बोथ द पर्सपेक्टिव. जो कंट्रोल हो रहा है वो कैसे उसे डील करे, एंड जो कंट्रोल कर रहा है वो उसको बेटर कैसे करे, खुद कैसे बेटर हो? यस. सो जो कंट्रोल कर रहा है, पहले तो उसे ये समझना पड़ेगा कि वो ओवर द टॉप जा करके अपने ऊपर और हेडेक ले रहा है. कैसे? फॉर मेकिंग श्योर कि तुमको मैं कंट्रोल करके बताऊंगा ना, तो अब मैंने तो मेरा खुद का काम बचा था. Right. मैंने एक तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली. राइट. एंड नाउ इवन आई डोंट नो कि तुम अगर कल को जाके वो फॉर एग्जाम्पल एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हो और मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ पॉडकास्ट ऐसे ही शूट करना. राइट. और अगर तुमने वो काम नहीं किया तो फिर स्ट्रेस किसका? मेरा, कंट्रोल करने वाले का. करेक्ट. हाँ. तो मैंने तो अपने सर पे एक एक्स्ट्रा हेडेक ले लिया. तो ये कंट्रोल करने वाले को समझना चाहिए कि why am I adding up onto my, or you know, making a mountain of इतना सारा कंट्रोल ले लेके अपने ऊपर क्यों? क्या ज़रूरत है? Why can't I just ease out, live free, let the like, you know, हम कहते हैं ना जियो और जीने दो. करेक्ट. तो ये फंडा मैं अपने साथ क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ? If I'm so much wanting to control things. क्या चेंज कर लिया मैंने? पॉडकास्ट तो होना ही था, वो तो हो गया. ओके. सो कई बार एज अ कंट्रोल फ्रीक द पर्सन हैज़ टू रियलाइज वही होगा जो होना है. सामने वाले को हर्ट करके, इरिटेट करके, सफोकेट करके मुझे कुछ नहीं मिल रहा. आई एम जस्ट जनरेटिंग माई बैड कर्मास. राइट. दैट्स इट. एंड जो कंट्रोल हो रहा है वो इससे डील कैसे करे? कंट्रोल होने वाले को हमेशा विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा. और ये तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, रुको मैं तुमको बताती हूँ, हाउ डेयर यू. ये नहीं करना है. ओके. ये मुझे नहीं चेंज करवाना. लाइक यू कैन टेल मी कि अनामिका व्हाई यू आर कंट्रोलिंग मी सो मच, जस्ट स्टॉप डूइंग इट. नहीं, यू हैव टू रादर गिव मी अ स्कोप टू सी थिंग्स डिफरेंटली. एक पर्सपेक्टिव चेंज करवाने पे आपको मुझे पुश करना पड़ेगा विद अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. जब वो पुश करोगे आप, वुडंट दैट झगड़ों में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो कंट्रोल कर रहा है उसके माइंड में तो वो सेट माइंडसेट है कि ऐसा ही ये चीज़ होनी चाहिए, एंड नाउ यू आर टेलिंग दैट पर्सन कि इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. लोग झगड़ते इसलिए हैं क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को बयान नहीं करते. लोग अपने हर्टफुल इमोशंस को कन्वे नहीं करते. लोग झगड़ा करते समय कहीं और ही चले जाते हैं. द होल कॉन्वर्सेशन गोज ऑन अ डिफरेंट ट्रैक. राइट. अगर मैं ये कह दूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कंट्रोलिंग मी, और मैं ये कहूँ कि जयेश तुमने जो बात कही उससे मुझे बुरा लगा, ये कहने के लिए मेरे अंदर एक पहले बात तो एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे बुरा फील हुआ,
ये पता है मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ये बुरा फील हुआ, ये मुझे तुम्हें बताना है, ये भी एक अवेयरनेस है। करेक्ट। ये भी लोगों को नहीं पता है। रादर मैं क्या बोलूँगी, हाउ डेयर यू अगेन, राइट। तुम मुझे क्यों ऐसे कंट्रोल कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी। देयर इज ऑलवेज अ बूमरैंग इफेक्ट दैट वी शो इन झगड़ा हो गया, कॉन्वर्जेशन, डिस्कशंस जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। राइट। यस, सो कम्युनिकेशन इज द क्रक्स ऑलवेज इन अ रिलेशनशिप। तभी है, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बात ही कर रहे हो तो कम्युनिकेशन हो रहा है। आपके बॉडी लैंग्वेज से, वेदर यू आर गिविंग अ कोल्ड शोल्डर, आप दूर दूर से बात कर रहे हो, हाउ इज़ योर आई कॉन्टैक्ट, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। हाउ मच इमोशंस यू आर एबल टू डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। अब अगर मैं दुखी हूँ एंड आई एम अपसेट अबाउट समथिंग एंड यू से हे रोके तुम अब बहुत वीक लग रही हो, ऐसे मत करो, तो फिर यू आर मेकिंग अ फन ऑफ मी। करेक्ट। सो दैट इज़ गोइंग टू हर्ट मी अगेन। तो फिर मैं क्यों करूँ, आपके सामने अपने इमोशंस को नहीं प्रोजेक्ट कर सकती। राइट। या सो वो ब्लॉक वहीं से आना शुरू हो जाता है, शुरू हो and then over जाता है। time वो बढ़ते जाता है, एंड Yes, देन वन डे ice इट विल barrier. जस्ट वो डैम जो है वो खुल जाएगा। वो आइस बैरियर बनना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली प्रेशर कुकर है, फटेगा ही, बट ये मेरे मन में होना चाहिए कि मैं ये प्रेशर कुकर को ना बढ़ने दूँ। यस, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपका झगड़ा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो आप रात को झगड़ा करके मतलब उसको सुलटा के ही सो जाना बेहतर है। राइट। बट चैलेंज ये है कि लोग इतना थक चुके हैं आज के डेट में कि उन्हें लगता है कि अब बस सो ही जाओ। ये भी एक लग्जरी है, क्योंकि शायद उन्होंने उस पर काम करने की कोशिश की, बट वो अगले दिन फिर से वही रिपेल हुआ है। सो आज के डेट में अगर आप ये पूछो कि मेरे पास जो केसेस हैं या जितने भी केसेस हैं मैं देख रही हूँ, पीपल आर लिटरली टायर्ड इन देयर रिलेशनशिप एंड इट्स अ वेरी बैड साइन। राइट। या बिकॉज अगर वो टायर्ड हो चुके हैं मतलब उन्होंने खुद से काफ़ी ट्रायल्स मारे और चीज़ें नहीं बन रही हैं, एंड नाउ दे आर लूजिंग द एनर्जी इवन टू सेल्फ लाइक प्रैक्टिस सेल्फ लव। राइट। या सो दिस रिमाइंड्स मी, ये जो आपने टायर्ड वाली चीज़ कही, इसको लेके आई वुड वांट टू नो कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का राइट टाइम क्या होता है? बिकॉज आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स, स्पेशली इन इंडिया। यूएस में कॉल इट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ये कल्चर नहीं है कि रिलेशनशिप को दे कैरी ऑन विद देम देयर होल लाइफ, क्योंकि वहाँ पे कल्चर ही बहुत अलग है। एब्सोल्युटली। वेर एज इन इंडिया हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, स्पेशली टू वुमेन, कि यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द मेन, एंड यू इवन इफ यू आर टायर्ड आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा भले कितने भी प्रॉब्लम्स हो। तो एक राइट टाइम कौन सा होता है जब आप ये रियलाइज़ कर लो कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट एंड प्रॉबली निकल जाना चाहिए इस रिलेशनशिप से? द मोमेंट यहाँ पे फाइनेंस का एंगल बहुत बड़ा है। ओके। टू बी ट्रू, कई लोग अपने रिलेशनशिप से इसलिए भी नहीं निकल पाते, स्पेशली इन अ मैरिज, बिकॉज द अदर पार्टनर who wants to step out doesn't have the financial independency. Okay. And then they are not able to take a logical decision for themselves. Now, ये मैंने 90% of cases में देखे हैं कि अगर the wife, if she is not financially independent and she is not able to understand where her self-respect boundary is, बार बार अटैक पे जा रहा है, बार बार वो टूट रहा है, तो वो कुछ नहीं कर पाते. They'll rather sustain. And then comes the child. Second scenario. अब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा ही हो गया है, सो वो जितना टाइम बाय कर लिया, वहाँ पे डिसीजन लेना टू स्टेप आउट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप बिकम्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. ओके. या थर्ड थिंग इज ऑल्सो इट इज़ कार्मिक. सो इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे खुद में क्या चेंजेस लाने हैं. when the moment I see I'm stuck in a toxic relationship, तो वो अवेयरनेस, वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. सो इंडिया में रिलेशनशिप इसलिए लंबे टिकते हैं बिकॉज यहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की नॉलेज अंदर से हमें खुद से पता है कि कहीं ना कहीं मुझे अपने आप पे तो काम करना ही है. अब ये अलग बात है कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड जैसे सिनेरियो में हो, जहाँ थर्ड वर्ल्ड जैसे चैलेंजेस हैं, तो ये अवेयरनेस आपको जल्दी होती है, तो आप रिलेशनशिप से जल्दी निकलने का नहीं देखते. एंड दैट इज़ वाई इंडिया में लोग जल्दी रिलेशनशिप नहीं तोड़ते. यू रादर ट्राई टू मेक इट वर्क. करेक्ट. एंड दैट्स ऑल्सो अ ब्यूटी ऑफ इट बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट. दिस इज़ वेरी आयरॉनिकल. दोनों साइड हैं इस सिचुएशन के. ओके. Second of all, like if you ask me as a personal opinion, do I encourage people to come out of their marriage? No. Okay. For the reason being? Reason being, first develop yourself. Okay. Because otherwise the pattern will continue. You will definitely meet someone else, but you will again invite
और True, अट्रैक्ट yeah, द yeah. सेम काइंड ऑफ पर्सन, सेम टॉक्सिसिटी, जो मे बी 2 मंथ 3 मंथ या 2-3 फ़ोन कॉल्स के बाद पता चले. वो डिपेंड करता है आप लाइक whom you are meeting. सो ये जो आई थिंक बिल गेट्स एंड उनकी जो वाइफ थी उन्होंने डिवोर्स लिया था, तो दे हैड दिस वेरी ब्यूटीफुल थिंग वेर इन दे हैड पोस्टेड दिस कि इतने साल तक हम रहे साथ में, अब द पार्टनरशिप हैज़ कम टू एन एंड एंड हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे. और ये अवेयरनेस दोनों को है ना. हाँ, हाँ, तो ये वहाँ पे क्यों अवेयरनेस है और इंडिया में ये अवेयरनेस क्यों नहीं होती? क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड चैलेंजेस से नहीं डील करते. Okay. शुरू से ही, बचपन में ही उनका फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है. उनके प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उनका बच्चा उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा और वो कुड बी 5-6 ईयर्स ओल्ड है, तो वो ये सोचते हैं कि हाउ कम मेरा और मेरे बच्चे के बीच की बॉन्डिंग टूट रही है. यहाँ इंडिया में आप किसी पेरेंट के मुंह से ऐसा नहीं सुनोगे. राइट, यहाँ इस तरह की चीज़ें ही नहीं होती. करेक्ट. तो दैट्स द डिफरेंस. वहाँ के फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम में चीज़ें मतलब वो बहुत सेंसिटिव हैं अपने इमोशंस को लेकर के. दे आर वेरी पर्टिकुलर. इंडिया में इमोशंस के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ बेसिक्स पे लिए हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. मेक सेंस, या यू नो, यहाँ बेसिक्स को लेकर के भी अभी इतना जद्दोजहद है, तो कहाँ हम इमोशंस की सेंसिटिविटी को Right. पकड़ेंगे. तो इसीलिए तो बॉलीवुड चल जाता है, क्योंकि बॉलीवुड में जाके मुझे वो सुकून दिख रहा है, वो सेंसिटिवनेस दिख रहा है, Escape मिल रहा है वो. escape मिल रहा है, एक ड्रीमी वर्ल्ड है. सो आई एम फीलिंग बेटर. इसलिए तो हॉलीवुड में बॉलीवुड जैसे मूवीज और सॉन्ग्स नहीं बन सकते. करेक्ट. इसलिए आज के डेट में व्हेन वी लिसन टू सम ऑफ यू नो टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स और उसके लिरिक्स को सुनते हैं तो हमें लगता है अरे हाँ यार, ये एक्चुअली रियल बोल रही है, बहुत अच्छा सुनने में भी लग रहा है, इट्स मेकिंग सेंस टू मी. ऐसा कुछ बॉलीवुड में उस लेवल का क्यों नहीं है? ज़्यादा है लेकिन कम है, परसेंटेज इज लेस, राइट. बिकॉज हियर वी हैव मेनी यू नो पिटी थिंग्स टू वरी अबाउट. हम क्योंकि कंट्रोल वाली वो बात कर रहे थे, आई डोंट नो इफ दिस क्वेश्चन मेक सेंस और नॉट, बट कौन, एटलीस्ट जितना डेटा आपके पास में है, कौन ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है? इज इट द विमेन और द मेन? इट्स ऑलवेज द मैन. ओके. एंड क्या रीज़न हो सकता है इसका? आई स्मेल ईगो ऑलवेज विद द आइडिया कि उनको फेल नहीं होना है. So they will always try to make sure that the marriage is not failing because of them. तो वो उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब केयरिंग से निकल के कंट्रोलिंग वाले कंपार्टमेंट में जंप कर गए. ओके, इसमें डिफरेंस बताइए कि केयरिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग क्या होता है. सो एक एग्जाम्पल है फॉर टू से कि अगर मुझे मेरी फ़्लाइट टिकट बुक करनी है, सो माई हस्बैंड विल बी वेरी केयरफुल अबाउट कि मैं कितने बजे यहाँ यू नो घर से निकलूँ और कहाँ मैं कितने बजे लैंड कर रही हूँ. सो दैट इज़ अ केयरिंग पार्ट एंड गिविंग अटेंशन टू इट विच इज़ वेरी मच वेलकम. ओके, कंट्रोलिंग वो तब हो जाता है व्हेन इफ़ माय हस्बैंड सेज कि अनु तुमको पता है ना, मैं जो फ़्लाइट तुम्हारे लिए बुक कर रहा हूँ यही तुम्हारे लिए सही है, बिकॉज तुम वहाँ कैसे ट्रैवल करोगी इसका मुझे आइडिया नहीं है. सो द वे यू नो द हस्बैंड इज़ कन्वेइंग मी द मैसेज ऑफ केयर, दैट्स वेयर द शिफ्ट हैपन्स. ओके, या इट्स अ वेरी फाइन लाइन. It's a very fine line, and generally men do control out of care because उनको पता ही नहीं है कि how to be sensitive around a woman to convey their message of care. Correct. Yeah, so it becomes very controlling. Yeah, and that's where women's ego also get hurt. Right. ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्यार से बोलो. That's the only expectation. Yeah. Okay. And कोई आपके पास में केस है या एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कंट्रोलिंग वॉज द मेन इशू? Yes, absolutely. So each time, so I'll bring when we are talking about relationship और हम सेक्स की बात ना करें तो फिर वो मैटर बहुत you know half like you know it will be quite like vague. So always it is seen that you know women, females, they want to have good sex, but they want to have it like you know prolonged. Right. Okay, for a long tenure. So यहाँ पे men doesn't have the idea कि इसको prolong क्यों करना है. Why can't it be just an assignment, quick and then done and finish and move on to the next task? Okay, ये जो gap है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा control oriented sex होता है between the partners, where the female feels not being loved enough or just being used for sex. Right. Yeah, तो sex में अक्सर it has been shown and it has been told and it has been you know like come to my awareness that the woman is not happy, the woman is not at all happy because she felt she was being controlled for sex or during sex. बट कंट्रोलिंग नेचर जो होता है उसका सबसे डार्कर एस्पेक्ट क्या होता है? एंड आपने कभी देखा है आपके क्लाइंट्स में भी एक, क्योंकि
Money wise. देर आर टू मैनी TV सीरियल्स एज वेल ना, जो इंडियन सोप्स होते हैं उसमें देयर इज वो एक एंड इनफैक्ट देयर इज दिस वन एक्टर हु इज़ वेरी फेमस फॉर हिज कंट्रोलिंग नेचर इन द सीरीज और TV सीरियल्स दैट ही हैज़ डन. Okay. तो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही डार्क वो बता देते हैं कि मतलब इट गोज़ टू दैट एक्सटेंट कि जो वुमन है शी लिटरली वॉन्ट्स टू किल हर सेल्फ. पर ऐसा रियल लाइफ में भी होता है? If the person is psychopath, narcissist, it is possible. आपके इसमें ऐसे केसेस आए हैं? हाँ. ओके. Yes. क्योंकि नार्सिसिस्ट एंड साइकोपैथ जो पार्टनर होते हैं, से सपोज इफ इट्स अ हस्बैंड और अ वाइफ, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर बाय द वे, तो वो अपने पार्टनर को हमेशा एज अ प्रे देख रहे हैं. दे जस्ट वांट टू फीड ऑन दैट पर्सन्स एनर्जी. तो वो उसके लिए एक सिस्टमैटिक चलता है. कंट्रोल करने का तरीका वहाँ पे एक बहुत सिस्टमैटिक होता है. द स्टेप नंबर 1 इज़ सामने वाले के ऊपर लव बॉम्बिंग करना. लव बॉम्बिंग से क्या होती है? इट मीन्स कि आई विल गिव यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स. A psychopath and narcissist person will first start giving you lot of gifts. तो आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो कि he or she is being so nice and generous. पैसा खर्च कर रहा है. एंड इंडिया में कोई आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, इट्स अ बिग थिंग. राइट. Okay, whereas in first world, like in European, Australian, in US countries, it's not a big deal. आपने पैसा खर्च किया मतलब आप करना चाहते थे. बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड. करेक्ट. ओके, बट यहाँ पे उस चीज़ को बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं दिमाग में. इट प्लेज विथ योर साइके. तो वो जैसे ही देखता है इंसान कि अरे वाह, द अदर पर्सन इज लव बॉम्बिंग, स्पेंडिंग मनी, वो उनको डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है कि लव बॉम्बिंग चल रही है. लाइक स्प्लैटर. अच्छा तुम्हें यहाँ खाना है, तुम ये खाओ. तुमको ये ड्रेस चाहिए, चलो शॉपिंग को जाते हैं. सो इफ़ यू वांट दिस, यू जस्ट टेल मी एंड आई विल गेट यू डन. बट उनको ये नहीं पता है कि पीछे से फ्रॉम द हाइंड साइड वो आपको यूज़ भी कर रहे हैं बाय टेकिंग अवे योर अटेंशन, बाय टेकिंग अवे योर क्वालिफिकेशंस, वैल्यूज़, आपके क्वालिटीज़. वो अपने लिए डेफिनेटली उससे रीपे करवा के ले रहे हैं. राइट. Stage 2 is when the person is full into their influence. वो क्या करेंगे, आपको हर तरफ से ना अकेला करना शुरू कर देंगे. अपनी मम्मी को देखो, वो तुमको पसंद नहीं करती ना, तुम मेरे साथ ही रहो. अच्छा डैड से तुम्हारी नहीं जमनी, तुम मेरे साथ रहो. वो देखो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में कैसे बात कर रहे, दे आर नॉट वर्थ इट, यू स्टे विथ मी. वो कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे या कुछ ऐसे शेमफुल सीन क्रिएट करेंगे कि जो आपका पार्टनर है, वो पार्टनर बोलेगा कि एक काम करती हूँ, मैं पहले इसको संभाल लेती हूँ, या मैं इसके साथ ही रहता हूँ और बाकियों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि उनको संभालने जाऊँगा तो फिर ये मैटर बिगड़ जाएगा. मेरे पार्टनर के साथ, मेरे हस्बैंड. आइसोलेट. तो वो सेकेंड स्टेज है. वहाँ पे वो आपको पूरी तरीके से आइसोलेट कर चुके हैं. किसी भी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना, क्या करना है जाके, चलो ना हम कहीं घूम के आते हैं. इस तरह से वो आपको मैनिपुलेट करके, इन्फ्लुएंस करके, दे विल कीप यू आउट ऑफ योर सोशल सर्कल. अगर वो आप कहीं आपको देख भी लें कि हाँ आप कहीं जा रहे हो किसी में, अरे तो क्या तुमने कुछ बड़ा काम किया, बोर नहीं हो गई तुम. बट देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग और प्लांटिंग अ सीड ऑफ डाउट इन द हेड. दैट इज ऑल्सो अनदर कंट्रोल. थर्ड स्टेज इज वेयर दे स्टार्ट रिपिंग यू ऑफ, क्योंकि अब आप अकेले पड़ चुके हो. अब आपको ये भी पता है कि सामने वाला इंसान वीक है. अब वो एक प्रॉपर केज में आ चुका है. एक जैसे शीप होता है ना, या मेमना एक जेल के अंदर बंद हो गया, अब वो उसके अंदर आ चुका है. ओके, तो this husband of my client, he was making sure that he is only bombarding her with all sort of nonsensical comments, using abusive words and forcing her for sex, and every kind of torture, mental, emotional, physical could have happened. Yes, because now she can't complain, she can't run away, she's in a cage. So that's इसके थ्रू वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल भी फिर बना रहे हैं. yes, absolutely. ये रियल है, ये होता है. बट इससे कोई बाहर कैसे है? मतलब अगेन द सेम थिंग कि कोई साइको है इस तरह से, वो अपने आप को बेटर कैसे करे? बिकॉज उनके लिए तो शायद ये एक वो भी नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं. सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है विक्टिम्स करते हैं, वो साइकोपैथ और नार्सिसिस्ट के साथ सिंपैथी क्रिएट कर लेते हैं. हाँ, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो कॉल अ स्पेड. जो गलत है वो गलत है. जो जैसा है उसको आप वैसा ही बोलो कि आप गलत कर रहे हो, या ये गलत है और ये आगे जाके सुधरने नहीं वाला. करेक्ट. कई बार मैंने देखा है कि विक्टिम द वाइफ और द हस्बैंड, दे देमसेल्फ कम कि नहीं स्टार्टिंग में तो हाँ ये सब किया, बट ही इज़ अ वेरी काइंड मैन. Then I go back and okay, now I know where she is, right, or he is.
तो ये सब नहीं बता सकते ही इज़ अ वेरी काइंड मैन, नहीं, इज़ अ कॉन मैन, इज़ अ कॉन वुमेन। Correct. आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप उनके साथ सिंपैथी मत करो कि नहीं उसके साथ बचपन में ऐसा हुआ था, उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा किया था, उसके भाई ने उसके साथ ऐसा किया था, इसलिए वो ऐसे हैं या ऐसे बन गए हैं, वो दिल के अच्छे हैं। Correct. नहीं, ये सब कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। तो अगर बाहर आना है तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलो कि भाई सामने वाला है मैनिपुलेटिव, सामने वाला है शातिर, सामने वाला है कंट्रोलिंग, ये एक्सेप्ट करना। एंड द सेकेंड पार्ट, हाँ मैं बेवकूफ़ बना या बनी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। हाँ मेरे से गलती हो गई, या हाँ मैं फंस गई, आई डिड नॉट रियलाइज, उस टाइम पे आई वॉज नाइव, ये खुद को एक्सेप्ट करवाना सेकेंड पार्ट है। देन लेट्स टॉक अबाउट इट कि ओके अब इससे मुझे कैसे बाहर निकलना है। तो कि अब मेरे पास ये सिचुएशन है, तो करना क्या है, कंटिन्यू करना है कि कुछ चेंज करना है। तो फिर किसको चेंज करना है, सामने वाला तो चेंज होगा नहीं, तो मतलब मुझे चेंज करना है। सो नाउ वी आर टॉकिंग। Okay. Yeah, then I say okay, let's talk. Right. But then क्योंकि this is and I'll ask this question सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि जितनी मेरी फ्रेंड्स है, आई हैव सीन देम, जो उनके सबसे हॉरिबल ब्रेकअप्स हुए वो इस रीज़न से हुए कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि जो लड़का है दे कुड मेक हिम बेटर एंड उसे रिपेयर कर सकते हैं, मतलब उनके Yeah. दिमाग में यही टेक्निकली था। Yes. ये लड़कियों में जो चीज़ है कि लड़के को ठीक कर सकते हैं हम, उसे करेक्ट पाथ पे लेके आ सकते हैं, ये आता कहाँ से है और क्यों? ये पार्ट वन इज़ कि हर वुमेन के अंदर एक मातृत्व है ऑलरेडी, दे आर बोर्न विथ इट, ये हमारे डीएनए में है। तो हम सबके अंदर एक कहते हैं ना माँ की ममता, वो हमेशा रहती है। दैट इज़ पार्ट वन। पार्ट टू इज़ अगर मुझे मेरे फादर या मदर के बीच में इश्यूज दिखे थे मैरिज में, और मैंने बड़े होके ये समझ लिया कि काश मम्मी ने या तो खुद को संभाल लिया होता या डैड को संभाल लिया होता, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि हाँ दोनों पेरेंट्स में कुछ ना कुछ मिसिंग था, वो दोनों आपस में फिक्स नहीं कर पाए, ये फिक्सेबल था। राइट. तो उन्होंने तो ये गलती कर दी, उन्होंने फिक्स नहीं किया, लेट मी फिक्स दैट। नाउ इट इज़ माई, यू कैन से, अब ये मेरे विल में आ गया है या मैंने ये जायदाद में ले ली है, Okay. अब ये मेरा काम है। तो दे बिकम, एंड इससे क्या होता है कि उन्हें खुद को एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है, मैंने कुछ तो किया लाइफ में, मैंने किसी का लाइफ बनाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यू कैन से डिग्री है। और ये डिग्री इसलिए भी है क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास कॉन्वर्जेशंस में ज़्यादा ध्यान दोगे, ऑब्जर्व करोगे, वो हमेशा यही बोलते हैं, कुछ नहीं, इंसान को तो मैंने बहुत हेल्प किया, मैंने इंसानों को हेल्प किया, मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने इंसान कमाए। ये जो फितरत है ना, इंसानों की डिग्री कमाने वाली आदत, ये लेडीज़ या गर्ल्स सबसे ज़्यादा जल्दी पिकअप कर लेते हैं। ओके. दे टेक इट अप एज एन असाइनमेंट। तो उनको ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आई एम समबडी, आई हैव डन समथिंग विच इज़ क्वाइट गुड। तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनका सेल्फ मोरल एंड सेल्फ स्टीम बूस्ट होता है उससे। इट इज़ मोर और लाइक अ डोपामीन ऑल्सो। करेक्ट. हाँ. या एंड मेन डोंट लाइक दिस, men cannot handle this, of course. उनको कोई कैसे चला सकता है? करेक्ट. हाँ. क्योंकि दिस इज समथिंग विच पर्सनली मैंने भी किया है नोटिस कि अगर कोई मेरी फ्रेंड है एंड शी टेल्स मी कि दिस इज समथिंग विच यू कैन डू बेटर और शी ट्राइज टू मेक मी बेटर, इंटरनली मैं उसको शायद सामने ना बोलूँ बट इंटरनली इन माई हार्ट आई एम लाइक मुझे नहीं करना था, पर आई एम नॉट दैट पर्सन. Exactly, because men are born with freedom and women are being told to crave for freedom. ओके. So men are very easily, क्योंकि वो शुरू से फ्रीडम में रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंसी की तरफ जाना है ना, नेक्स्ट लेवल. राइट. विमेन को उतना फ्रीडम मिला ही नहीं बचपन से ही, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो फ्रीडम नहीं मिला है. तो पहले वो फ्रीडम के सेंस में तो आए, फिर वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जाएंगी. मेन ट्रेंड टू गो फॉर इंडिपेंडेंसी बिकॉज उनको लगता है जरा सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होके देखते हैं ना, बिकॉज इंडिपेंडेंसी का नेचर ही है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेक्ट. राइट. दैट्स द रीज़न वाई मेन वोंट लाइक इट टू बी टोल्ड व्हाट इज़ टू बी डन. तो वहाँ पे एक टेक्निक है, आस्क देम एंड गिव देम पर्सपेक्टिव ऑफ 2 ऑप्शंस. कि देखो अगर तुम्हें 2 लीटर पानी पीना है, यू हैव सीन हाउ यू हैव बिन, और अगर तुम 3 लीटर पानी पियोगे तो यू हैव सीन हाउ यू हैव बिन, व्हाट डू यू थिंक विल वर्क फॉर यू. डू दिस काइंड ऑफ, लाइक मुझे तो लगता है सबको कोचिंग करनी चाहिए, लाइक आस्क क्वेश्चंस इन अ राइट वे, सो आपका मैसेज भी कन्वे हो जाएगा और सामने वाले का भला भी हो जाएगा. सो अगेन कम्युनिकेशन. यस. इंस्टेड ऑफ टेलिंग, आस्क. राइट.
पूछना ज़्यादा ज़रूरी है बताने से. हमारे कल्चर में बताना बहुत ज़्यादा है. हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, Right. ऐसे करो. ये पूछते नहीं हैं क्या करना चाहोगे. ये फ्रीडम नहीं देते हम. करेक्ट. हाँ, क्योंकि हमें लगता है उनको पता ही नहीं है राइट. बचपन से. उसको कैसे पता होगा उसको पालक खाना है. पूछ के तो देखो. करेक्ट. बट देन टेल मी कि एंड गिव मी बोथ द पर्सपेक्टिव्स कि एक लड़का है, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जो उसे एक लड़की में देख के खुद को पीछे कर लेना चाहिए, एंड एक लड़की है उसको लड़के में क्या रेड फ्लैग्स देख के खुद को पीछे कर लेना चाहिए. 3 रेड फ्लैग्स फॉर बोथ. अगर लड़के को लड़की में गर्ल में हिज फाइंडिंग दैट द गर्ल इज़ वेरी जेलस ऑफ जेलस इन द सेंस कि वो आपको बार बार ये याद दिला रही है, देखा तुम जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था या तुम्हारे पास अभी जो कुछ भी है ये तुम्हारा नहीं है. तो वो आपको बार बार आपके ओनरशिप में क्वेश्चंस डाल रही है, डाउट क्रिएट कर रही है. दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ जेलसी. ये तुम्हारा नहीं है या ये तुमने बिल्टअप किया है, वो आपको बार बार डाउट कर रही है. सो जेलसी इज़ देयर, मतलब वो आपके कैलिबर पे भी जेलस है. राइट. सो जैसे आपको जेलसी दिखे आप पीछे हट जाओ. तो जेलसी आइडेंटिफाई करने का भी तरीका मैंने बताया. ओके. सेकेंड, इफ़ द गर्ल इज़ नॉट लेटिंग यू बी हैप्पी द वे यू आर, Okay. not letting you be, and this is both the cases, even for the the boy is not letting you be happy the way you are. तो बट देन अगेन कि जो वो आपने बात कही कि किसी को बेटर करना इज ऑल्सो इट्स अ हेल्दी थिंग, राइट. मतलब आप चाहते हो कि आपका जो पार्टनर है वो लाइफ में ग्रो करे. हाँ, तो फॉर दैट यू ऑलवेज एक्सपेक्ट एंड टेल देम कि दिस इज समथिंग विच यू कुड अस्पायर टू बी. बट मेरा डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ है ना, आपका डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ भी तो अलग हो सकता है. ओके. मेरे पार्टनर को लगता होगा ग्रोथ है ना, अभी मैंने 2 BHK घर ले लिया, इट्स अ ग्रोथ. एंड द गर्ल माइट बी थिंकिंग व्हाट अबाउट हैविंग अ फार्म हाउस. राइट. That is a growth. This is not something like, this is just one step or one milestone. तो growth की definition दोनों लड़के और लड़की के लिए अलग हो सकती है ना. करेक्ट. मेक सेंस. Yeah. एंड थर्ड चीज. Yeah. The third part is definition of growth. ओके. So अगर मेरी definition of growth, लड़की को हमेशा ये लगेगा कि definition of growth has to be about shopping and then eating food and then putting up on Instagram, more of like showing off to the people, then definitely that's a red flag. वहाँ से आप पीछे हट जाओ. Being a boy, that relationship is not going to work क्योंकि the girl is more in a fantasy, dreamy world. Yeah. And one more thing, can I suggest? Yeah. One more red flag. Sure. जो बहुत ज़्यादा आपको questions करे, सवाल जवाब करे, ज़्यादा डिस्कशंस या आर्ग्यूमेंट्स में आपको लेके जाए, आपके लाइक ए पॉलिटिकल व्यूज़ को ना एक्सेप्ट करे, दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग. ओके. Sometimes men may not have any view, राइट. and I think this is very common between men. मतलब मैं तो अपने हस्बैंड को भी देखती हूँ, मैं उसको पूछूँ तुमको क्या लगता है, होता है मुझे कुछ नहीं लगता है. हाँ मतलब दिस इज आई कैन रिलेट विथ योर हस्बैंड बिकॉज क्या करना है मुझे व्यूज रख के हर चीज़ पे, नहीं है मेरा ओपिनियन कुछ. नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है. सो मैं सोच में पहले पड़ जाती थी, लाइक व्हेन वी वर न्यूली मैरिड. Then I realized कि yes, men may not have opinion or views on anything. It's okay, let them be. They want to आपको chill. लगता है women have more opinions than men? Yeah. Women are very opinionated, and they have all the reasons to be like that, because जब तक they don't have a right opinion, तब तक वो बहुत ही कंट्रोल में चले जाते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है. The day they realize कि हाँ, I can have an opinion of not having an opinion, that also becomes an opinion. Right. It's little funny. Correct. So क्योंकि by the time they realize कि not having an opinion is also an opinion, उनको और 4 ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बहुत opinionated हैं, and women only, और फिर वो उनको कंट्रोल करने लगती हैं या जज करने लगती हैं. So women don't like to be judged. So for a woman, like number 1 red flag, if the guy is continuously judging you all the time, judging your work all the time. Like I have some of my friends, they say, अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, इसके लिए भी लोग तुम्हारे पास आते हैं. I don't like that. Don't judge my clients or my like people who want to talk to me. Yes. So if at any point of time somebody is judging you, being a man also, stay away from them, because that's something which is disrespectful. Right. Yeah. Second red flag is if the guy is not ready to compromise or adjust or give up few food habits or choices for you. Like for example,
if I am a vegetarian and my partner is a non-vegetarian and we are going together for eating outside, तो अगर my husband is not having vegetarian food for the sake of knowing that I'm a vegetarian, though I never said you can have non-veg, but if he is always about कि अरे non-veg खाओ ना, अरे करी देख लो ना, अरे टेस्ट तो कर लो, तुमको नहीं पता है, ये फूड हैबिट्स के अराउंड women should be very particular about. ओके, रीजन बीइंग क्योंकि फूड को लेके हम कभी इतना सोचते नहीं ना, हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड. या फूड को लेकर के हम सोचते नहीं हैं, बट फूड इज़ वन ऑफ अ वेरी इमोशनल टची पॉइंट फॉर एवरी ह्यूमन अराउंड विच उनके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं. तो कई बार अगर आप किसी भी मैरिड वुमेन को मिलोगे ना और उनको पूछोगे कि व्हाट आर द काइंड ऑफ कल्चर शॉक यू गो थ्रू, फूड नंबर 1 है. Yes. Okay. They have to adjust a lot because of the food first. How to cook, when to cook, what to cook, Makes sense, yeah. and how it should taste like. Variety of food. So food के around, kitchen के around तो सबसे ज़्यादा politics होती है घर में. Right. So yes, food को लेकर के if the guy is comforting and also respecting respecting the boundaries, it's a good flag. Otherwise, it's a red flag. Right. Yeah. And third? The third one is trust. Okay. Yes, the guy should be trusting you full-fledged. No ifs, no buts. The guy should be okay with your male friends also. And okay with the sense, इसका define मैं कर दूँगी. Definition ऐसा है कि they know you are having a male friend, but they are not jealous of it. Right. And also they are taking an interest and also respecting the fact कि let me also meet your male friend. उस level का अगर freedom male psyche को आ जाए, तो I'm telling you the world will be a beautiful place. Yeah. This is something which I agree with, क्योंकि मेरे जितने friends हैं who are in relationships, and whenever boys talk, they usually crib about कि उनके girlfriends के साथ उनके क्या problems हो रहे हैं. And this is one of the major issues that I don't know how, but every time we go out for drinks or anything, एक प्रॉब्लम यही होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है, वो उससे डेली मिलता है. एंड ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं उसके बारे में. तो तुम भी मिलो. राइट. That's the बट देन thing. आई वांट टू गिव अ पर्सपेक्टिव जो मेन का पर्सपेक्टिव होता है यहाँ पे कि एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव पर्सनली सेंस्ड एंड फेल्ट. तो अभी जिस रिलेशनशिप में आई एम, इट इज़ अ वेरी पीसफुल रिलेशनशिप, लेट्स पुट इट दैट वे. एंड माई गर्लफ्रेंड, शी हैज़, उसका एक बेस्ट फ्रेंड है. I don't have any problem with that. Yeah. But in the past, when I was dating someone else, my ex, उसका best friend था, and I had a problem with that. Yeah. Because somewhere in my mind, I knew कि the girl could cheat on me. And here, I am very safe because I know the girl, and I know कि she loves me as much as I love her. Yes. तो ये men के दिमाग में, like, I don't know how, but we get a sense कि कब क्या हो सकता है. Yes, so it's also coming from the sense of insecurity, Yeah. which gets projected and manifest into cheating. Yeah, yeah. Right? तो हम manifestation के ऊपर भी बात कर रहे थे, right? And in relationship, there is a lot of time people manifest extramarital or cheating per se. तो from where the cheating comes? It comes from the insecurity. कहीं ना कहीं you might have been aware he is better than you. Correct. हाँ, हमेशा यही होता है ना? Yes. तो वो जो पार्ट है ना, वहीं पे अगर if you would have looked at it in a different way, कि yes, he might be having 5 better points than me over, the girl. How about I raise my bar? Right. But ये टास्क है. हाँ. ये टास्क करने में जो नानी दादी सब याद आती है ना, वो नहीं करना है. That's an effort. और वो effort नहीं लेने का मन करता है. Gradually what happens? You start dropping out. He starts coming in. And that's where the cheating, or you can say the change of Right. phase happens. Yeah. But जब हम बात करते हैं, क्योंकि let's talk about love languages, क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में हो, नेवर ऐसा होता ही नहीं कि बचपन से कोई, मतलब एक दूसरे को प्यार करते करते ही बड़ा हो रहा है. यू मीट समवन आउट ऑफ, मतलब कोई रैंडम इंसिडेंट हुआ, आप मिले, या हो सकता है अरेंज मैरिज है, इवन दैट इज वेरी रैंडम. Nothing is random in this world. All the love affairs, and no matter for how long you meet them, it is always destined, by the way. But it is two very different people who are coming together. हाँ, for one ये दिखता है कि बहुत random हुआ, कहाँ से कहाँ आके मिल गए, लेकिन ये destined है. It is quite karmic understanding. So इस टॉपिक के ऊपर we'll come back, circle around, but because तो 2 individuals है, उनकी लाइफ पूरी अलग थी, तो उनके लव लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स अलग हो सकते हैं.
बट जब आप एक रिलेशनशिप में हो, वो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी कर सकते हो, बट क्योंकि वो लव लैंग्वेजेस अलग है तो वो कभी कभी झगड़े के रूप में भी बाहर आ सकते हैं. ट्रू. तो हाउ डू यू डील विद दैट? लव लैंग्वेजेस बतानी पड़ेगी ना, एक दूसरे को बतानी पड़ेगी. मेन हैव टू बी मोर वोकल. और अगर कोई एक पर्सन कंफर्टेबल नहीं है दूसरे वाले की लव लैंग्वेज से तो हाँ, तो फिर लव नहीं है. ओके. लव लैंग्वेज अगर कंफर्टेबल नहीं है, लव बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे, तो फिर लव किस बात को लेकर के है? देन मे बी इट इज़ जस्ट अ नीड. या You might be fulfilling your partner's financial need. She might be fulfilling your physical, social, emotional need. ओके. Yeah. It's just a need satisfaction happening. यहाँ पे Right. love नहीं है. Because love क्या है? Love is it's a very subtle feeling where you start respecting each other and you go a little extra mile to make other person happy, feel belonged. Right? मेक सेंस. या या तो अगर मुझे लव लैंग्वेज कन्वे करने में ही प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बिलोंग नहीं करना है. मुझे बस तुम चाहिए. मेरे साथ रहो. मेरी ये नीड है, मैं एक्सचेंज में. तो इट्स अ बार्टर सिस्टम, इट्स मोर ऑफ ट्रांजैक्शन, अ बिजनेस. ओके. या एंड जो आपने इसके पहले बात की थी, लेट्स सर्कल अराउंड दैट. आपने कहा था कि एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड. डेस्टिन्ड. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइंस वाले साइड पे भी काम करते हो, बिकॉज NLP इज वन पार्ट ऑफ योर यस. थिंग. तो जब आप ये भी चीज़ कह रहे हो कि एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, Yes. हाउ डज दैट मेक सेंस? क्योंकि जब हम लव की बात करते हैं तो इंडिया में तो कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बना के भेजता है. हाँ, हाउ ट्रू इज दैट? इट इज़ वेरी मच ट्रू एंड इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन माई सोल्स डेवलपमेंट और मुझे क्या लेसन्स लेने हैं. ओके. So it has been always studied in cognitive science, neuroscience कि हर सोल बर्थ होने से पहले, पैदा होने से पहले अपने माँ बाप पहले चुनते हैं. तो अगर मैंने पहले ये चुना कि मेरे माँ बाप कौन होंगे, मतलब माँ बाप भी पहले से ही चुन के आए हैं, तो इट इज़ अ प्री डेस्टिन्ड. सिंपल लॉजिक है वहाँ पे. ओके. अगर वो पहले से चुने हुए हैं तो क्यों चुने हुए? मतलब मुझे इनके घर में पैदा होकर के कुछ सीखना है. How a parent has to be, what kind of parenting I will get in the initial years of my life, and later on what kind of person I become. It's a matter of choice. It's a matter of lesson that I take. तो predestined इसलिए है क्योंकि हर कोई यहाँ अपने अपने जीवन का सीख लेने आया है, for their own soul's development. अब ये बैठे बैठे मैं जंगल में हमेशा नहीं ले पाऊंगी क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहा ना कि मैंने कितना सीखा. मुझे तो तभी पता चलेगा जब मैं उसका टेस्ट दूँ. तो ये टेस्ट तभी होगा जब मैं आपसे मिली, मैंने आपसे कुछ सीखा. और ये सीखना कब होगा? जब हम एक्सपीरियंस एक्सचेंज कर रहे हैं. करेक्ट. आपने मुझे कुछ एक्सपीरियंस दिए, मे बी हैप्पीनेस के या हेटरेट के. मैंने वो लेसन लिया. अब उस लेसन को मुझे फिल्टर करना है. ओके. ओके. कि इसने मुझसे हेट किस बात पे किया? वॉज इट बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम? अच्छा, so this much could be my problem also, but there could be 5 reasons why the other person is hating me. राइट. और लविंग मी. सो इज़ इट बिकॉज मेरे अंदर कुछ बात है, तो ये बात मेरे अंदर ये पोटेंशियल मेरे अंदर है, या मैंने सिर्फ इसका पिक्चर पोर्ट्रे किया था? कई बार इनिशियल ईयर्स ऑफ डेटिंग में लोग बस पोर्ट्रे करते हैं, वो ऐसे वैसे होते नहीं हैं. ये जो रियलाइजेशन है ना, ये तभी होता है व्हेन यू आर इनटू मेडिटेशन, यू आर इनटू सेल्फ रिफ्लेक्शन, you're constantly seeking answers from yourself rather than pretending and projecting your best foot forward. Okay. Yeah. बट देन जब हम इस तरह से देखते हैं लव को, एंड जब हम वो बात फिर से करते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियाँ बना के भेजता है, तो फिर जोड़ियाँ टूटती क्यों है? जोड़ियाँ नहीं टूटती. ऑन पेपर भले चीज़ें हो जाती हैं. देखिए, ऑन पेपर डिवोर्स हो जाता है, दिल और दिमाग से कोई इंसान कभी आपकी लाइफ से नहीं जाता. मैं उस क्वेश्चन को और एक्सपैंड करता हूँ. अगर जोड़ियाँ ऊपर वाला बना के भेजता है तो करेक्ट जोड़ी मिलने में इतना टाइम क्यों लगता है? व्हाई डू वी गो थ्रू सो मेनी ब्रेकअप्स बिफोर दैट? बिकॉज हमने खुद के साथ अपने रिलेशनशिप को बेस्ट फ्रेंडशिप या बेस्ट लव में कन्वर्ट नहीं किया. ओके. टिल नाउ. दैट इज़ वेरी डीप. या मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा है? मैं किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ? इज़ इट अबाउट नेम? इज़ इट अबाउट फेम? इज़ इट अबाउट बिलोंगिंगनेस? इज़ इट अबाउट मी हैविंग अ बॉयफ्रेंड और अ हस्बैंड बिकॉज सबकी शादी हो रही है? क्यों? क्या है ये जो मुझे एक दूसरे इंसान की तरफ खींच रहा है? मेरे मैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है? क्या वाइब्रेशंस है मेरे अंदर? और ऐसा कई बार आप देखोगे, लोग हमेशा सेम बैगेजेस के साथ अट्रैक्ट होते हैं. मी एंड माई हस्बैंड हैव सच कॉमन फैमिली इश्यूज. वी नेवर हैव मेट बिफोर, लेकिन जो उसकी फैमिली के इश्यूज थे, सेम ऑलमोस्ट मेरे फैमिली में भी इश्यूज हैं.
वी नेवर सॉ, एंड इट वाज ऑलवेज पैटर्न अट्रैक्टिंग ईच अदर. तो जो जोड़ियाँ हैं वो ऊपर से नहीं, वो जोड़ियाँ पैटर्न्स के थ्रू मिल रही हैं. ओके. टू बी ट्रू. तो वो पैटर्न जब तक ब्रेक नहीं होगा तो इसीलिए राइट पार्टनर मिलने में टाइम लगता है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर, राइट पार्टनर आपके लिए एक राइट टाइम तक के लिए होते हैं. वो टाइम गया, यू मे नीड अनदर पार्टनर. या बट देन यू सेड कि डिवोर्स इंडिया में, एंड इनफैक्ट आप खुद भी सजेस्ट नहीं करते उतनी इजीली डिवोर्स. यस. देन कैसे आप दूसरे पार्टनर की तरफ जाओगे? मैंने एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की भी बात कही थी. सी, इट इज़ नॉट ईजी टू अर्न मनी. लॉजिकली अगर देखा जाए तो यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? So the moment you are putting in your right effort and you are getting the money with right ways, for the right reasons, for your own potential is being, verified, that is the point where you realize कि हाँ, आपके अंदर ये potential है और शायद अब आपको दूसरे पार्टनर की या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. तब आप बहुत प्रैक्टिकली समझ जाते हो कि एक इंसान की आपकी लाइफ में कितनी नीड है और किस तरह के इंसान को आप टॉलरेट करना चाहोगे. ओके. या. And that is where you realize कि how much of your, self boundaries को आप नीचे लेके जाना चाहोगे. Do you really want to get your boundaries down? Yeah. Put your guards down? That's the point where, it is realize if you want to step out of the marriage. तो मैं कभी भी suggest नहीं करती अगर दो partners हैं and one of them wants to get into, get out of the marriage and get the divorce done. I always tell them, first get your mental state right. And then take a decision, because many a times when people are vulnerable तभी वो जाके शादी कर लेते हैं. Okay. तभी वो प्यार में पड़ते हैं. तो इट्स लाइक एक गलत सीड और गलत इन्वायरमेंट के बीच में अगर एक प्लांट इरप्ट हुआ है तो उस प्लांट को वहाँ से, उस गमले से आप तब मत निकालो जब वो अभी भी वल्नरेबल है. Right. पहले उसको स्टेबल होने दो, फिर आप डिसाइड करो कि करना क्या है. और उस स्टेबिलिटी में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तो क्या मुझे डिवोर्स अभी करना है कि नहीं. आई ऑलवेज टेल देम गिव इट अ पॉज. डिवोर्स छोड़ दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो. फिर डिसाइड करो कि बंदे को आप टॉलरेट कर सकते हो, बंदी को टॉलरेट कर सकते हो, अपने हस्बैंड या वाइफ को मैनेज कर सकते हो, कुछ अभी भी स्कोप है या नहीं, और रीज़न क्या है, मैरिज में होने का रीज़न क्या है. ये भले आप डिवोर्स करो या ना करो, ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज़ द रीज़न टू बी विद दैट पार्टनर whom you have married. ये रीज़न बहुत क्लियर होना चाहिए. ये समाज नहीं हो सकता, ये आपका ईगो नहीं हो सकता कि अब लोग क्या सोचेंगे और मैं ऐसे कैसे गिव अप कर दूं कि मैंने एक गलत डिसीजन लिया मेरे लाइफ में. ये बच्चे नहीं हो सकते कि अब बच्चे हो गए हैं तो मैं डिवोर्स कैसे लूं, या मुझे मैरिज में तो रहना ही है क्योंकि अब बच्चे हो गए. ये रीजंस नहीं हो सकते एक मैरिज को सस्टेन करने के लिए. So reasons क्या होनी चाहिए? One of the very sweet and cute reason is इस इंसान के साथ अब बूढ़ा होना है. Okay. It's about age. Right. Because the moment a person crosses 35, उनको बॉडी सिग्नल देना शुरू कर देती है कि बेटा अब एज अब नीचे जा रही है, आपकी बॉडी धीरे धीरे थकने ज़्यादा लगती है. तो किसके साथ थकने हुए जीना है. Yeah, I told my husband, मैं यार तेरे साथ ही बूढ़ा होना है, सोच. हम दो बूढ़े बूढ़े ऐसे रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे. It's like हाँ, यही फ्यूचर है. And I am comfortable with that. So the kind of comfort है, अगर मैरिज में comfort है, चाहे जैसा भी हो इंसान, उसकी जितने भी बुरी हैबिट्स हों, मे बी हम लोग अलग अलग कमरे में भी सो रहे हों, लेकिन वो मैरिज में वो comfort है, तो मैरिज इज़ गुड. इट शुड बी केप्ट अलाइव. बट अगर वो अनकंफर्टेबल है, नहीं, नफरत है, इरिटेशन है, तो फिर छोड़ दो. बट देन जो अनकंफर्टेबल चीज़ है, जो आपने कहा कि कंफर्ट नहीं है, इस अनकंफर्टेबलनेस को हम रिजॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि जब आप किसी के साथ में बूढ़ा होने की सोच रहे हो, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि आप दो अलग अलग इंसान हो. आपके लाइफ पाथ्स अलग है, आपके करियर के कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप पे रिफ्लेक्ट करेंगी, एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी, वाइब्रेशंस अलग होंगे. अभी मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी रहती हूँ, अभी ये करना है हमारी लाइफ में, अभी ये करना है. ही इज अ वेरी चिल आउट पर्सन. सो हाउ डू यू नो, लेकिन कि इतना अगर वो कंफर्टेबलनेस नहीं है कुछ टाइम के लिए, तो हाउ डू यू नो कि इसी इंसान के साथ में मुझे ग्रो अप होना है, इसी के साथ में मुझे बूढ़ा होना है? आई हैव टू फाइंड अ स्कोप वे आउट एंड आई हैव टू कन्वे हिम टू हिम. जैसे मैं बाली चली जाती हूँ एक महीने के लिए. मुझे पता है कि आई हैव बीन वेरी वोकल कि एयर क्वालिटी ऑफ आवर कंट्री इज़ नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल टू फील हेल्दी. इट्स अबाउट मी एंड आई टेल हिम इट्स माई प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम. एंड ही ऑल्सो ट्रैवल्स, ही इज़ इन शिप. तो मैंने कहा देखो अभी रह के फ़ायदा है नहीं, तुम तो चले जाते हो, तो मैं भी कट लूँगी यहाँ से. आई ऑल्सो टेक माई स्टेप आउट. एंड द मोमेंट ही इज़ बैक, आई एम ऑल्सो बैक. सो देयर ऑलवेज हैज़ टू बी एंड ही सपोर्ट्स दैट.
he supports me, he doesn't allow me and neither I take permission in that. राइट तो मैरिज में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को परमिशन नहीं दे रहे हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, बस वहीं रुक जाओ. राइट. आपने Okay. दिल धड़कने तो देखी है? जी ऑफ कोर्स. उसमें वो एक सीन है ना वेरन Yes. फरहान अख्तर वो उससे बात कर रहा है, फॉरगॉट द एक्टर्स नेम, Yes. राहुल समथिंग, राहुल देव. राहुल देव, हाँ समथिंग, राहुल बोस. राहुल बोस, यस Yes. राहुल बोस. सो वेरिन राहुल बोस सेज दिस एग्जैक्ट सेम थिंग कि मैंने उसे अलाउ तो किया ना काम करने के लिए, एंड ही सेज कि अलाउ करना, दैट टर्म इटसेल्फ इज प्रॉब्लमेटिक. एब्सोल्युटली. डू यू थिंक ये एक बहुत मेजर इश्यूज है ये इंडियन मेरे साथ मैरिजेस भी में? हुआ था. Okay. मेरे हस्बैंड के बीच भी हुआ था. ओके. ऑफ कोर्स ही सेड So, दैट टू मी. हाउ डिड यू Because- एक्सप्लेन टू हिम कि ये गलत है? See, again, it was not his original idea. He came with meeting these friends जो इस तरह के thought process में हमेशा convinced हैं कि Sure. मुझे मेरी wife को permission दूंगा तो ही वो घर से बाहर जाएगी. And the wife is also very comfortable in taking that permission, by the way. Yes. Okay, so ये वो वाला अगर situation It's a है. more Indian society का जो एक इशू है वो इशू है ये. Yes, and I'll tell you one more thing here. On a hindsight, I have seen many women जो ये पसंद करती हैं and they enjoy that their husband control them because उनको responsibility नहीं लेनी है. Right. तो मैं एक स्मॉल एक कॉन्वर्जेशन का एग्जांपल दूंगी. द वाइफ विल आस्क, आज रात को डिनर में खाने का क्या मन है? उसके मन में रहेगा कि हाँ मैं पनीर की सब्जी खा लूँ बना के, लेकिन वो ये बात पूछेगी नहीं या बताएगी नहीं कि अच्छा आज खाने में पनीर बनेगा. क्यों? क्योंकि अगर वो पनीर की सब्जी बन गई और हस्बैंड को पसंद नहीं आई तो फिर उसके ऊपर ब्लेम आएगा ना करेक्ट कि तुमने तो सोचा था पनीर की सब्जी बनाने का, देखो आज मैंने खाना पड़ा. वो सुनना नहीं है वाइफ को, वो अपना कॉलर देना ही नहीं है, आओ पकड़ो मुझे. राइट. तो इसलिए वो कई बार मैंने देखा है विमेन वेरी स्मार्टली, वेरी सटली, knowingly, unknowingly also sometimes they give out their the idea, आओ मुझे कंट्रोल करो या तुमसे मुझे परमिशन चाहिए. राइट. ये ओपनली बोल देती हैं. So this happened way back when I was in IT and doing my PhD. So he came home and he's like, हाँ हमारी बातें हो रही थी, जैसे सास कैसी रहा, क्या रहा, how was the party and stuff. He's like, हाँ हम लोग बातें कर रहे थे and the ex friend of ours said कि हाँ मैंने उसको लेकिन परमिशन नहीं दी है जॉब पे जाने की. And he was like, देखा मैंने तुमको परमिशन दी है. मैंने I closed my laptop, मैंने कहा let's talk. मैंने कहा परमिशन दी है, really? मुझे ज़रूरत थी. So I really took it up immediately, right then and there. And then he realized where he went wrong. He said, देखो हर औरत को परमिशन की ज़रूरत नहीं है. You just married that woman. Embrace it. But then यहाँ पे I can imagine कि in your relationship it worked out because आपके husband में वो जो मेल ईगो हम कहते हैं उसे हैंडल करने का उनमें वो कैपेबिलिटी थी, बट नॉट अ लॉट ऑफ मेन कैन हैंडल दैट. So I also have to sometimes use a feather like touch to cater to the male's ego of my husband. तो मैं उसको कई बार बोलती हूँ, सोचो तुम कितने लकी हो ना, तुमको मैं मिली. So this is a reassurance and re-repetition of reminder that you have married a right woman. ये कई सारी वाइफ नहीं करती हैं. राइट. वो ये बोलती हैं तुम लकी हो एंड या नहीं सॉरी वो ये बोलती हैं मैं अनलकी हूँ, तुम मिले. हाँ. तो यहाँ पे हर्टिंग चल रहा है ना, लॉट ऑफ हर्ट कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग. मैं उसको उल्टा रिवर्स करना है मुझे लाइक इन NLP वी ऑलवेज से व्हेन यू आर डीलिंग विद अ रिवर्स पर्सनालिटी, रिवर्स और यू कैन से नेगेटिव पर्सनालिटी, वो मुंह खोलेंगे ही नेगेटिव बोलेंगे. नहीं हर बात पे नहीं, हर बात पे नहीं. सो मेनी विमेन आर अफेक्टेड बाय दैट कि अरे मेरे घर में तो हर चीज़ को लेके कंट्रोल है, मना कर दिया जाता है. तो वहाँ पे भी NLP में देयर इज़ अ टूल विच सेज कि आप उनको ना से ही शुरुआत करो. तुम मुझे कुछ काम है बट मुझे लगता नहीं तुम मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करोगे. ओके. तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम मुझे बोलोगे अच्छा क्या है बता दो. हाँ. सी यू आल्सो लाइक अच्छा बता दो क्या है. करेक्ट. बिकॉज नोबडी लाइक्स टू टेक अ क्रॉस ऑन देयर ओन फेस. मैंने कैसे मना कर सकता हूँ, मैं क्यों बुरा बनूँ. तो डील करने के तरीके हैं कॉन्वर्सेशन के थ्रू. दिस इज अ नाइस ट्रिक व्हिच आई थिंक कि लोगों को यूज करना चाहिए. एब्सोल्युटली. हाउ विल यू मैनेज द मनी? क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में, अब तक तो ऐसा है कि वॉट एवर वी अर्न ठीक है, इट्स फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर नीड्स. बट जब आप मैरी कर रहे हो एक दूसरे को, इट्स द मैरिज ऑफ टू फैमिलीज एंड इंडिया में स्पेशली. तो मनी आप मैनेज कैसे करोगे? क्योंकि हर मनी टिल नाउ वॉज हर फैमिलीज मनी, नाउ शी इज़ गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो शी विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली.
तो हाउ डू यू मैनेज दैट मनी? You always ask her first, and it is always good to give her a space and ask her, what do you want to do with your money? Okay. Let her speak her mind. Give her time. Don't expect an answer. Tell her, you take your time, Right. process this for a week, and then you can come back and let me know what is there on your mind Right. and what is your financial goal. Like, you also have to start worrying about your retirement thanks to the inflation from the early age. तो आप रिटायरमेंट के लिए आप कितना पार्क करोगे पैसा? ऑन गोइंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, ट्रैवल, शॉपिंग, सेलिब्रेशंस, उसमें आप कितना पार्क करोगे some kind of money. Of course, for family, you should always have some, so that if there is a need, whenever there is a need, you are ready. So give her compartments. How much, for what purpose? Right. Yeah. That Okay. will help her to understand and figure out faster what she wants to do with her money. आपके पास में लोग आते हैं मनी वाले इश्यूज को लेके रिलेशनशिप में? Of course. What मतलब किस कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? पैसों से रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. ओके. Yes. बट देन फिर वो लव कैसे हुआ अगर पैसों की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम? क्योंकि पैसे से लव नहीं है. पैसे से ही सबसे ज़्यादा आंदोलन चल रहा है. इतना खर्चा है, मेरे पास पैसे कम है, पैसे ज़्यादा चाहिए. इट्स लाइक हम मोर्चे पे निकले हुए हैं सबके सब पैसे को लेकर के. करेक्ट. पीपल नीड टू लव मनी. पैसे से प्यार होना चाहिए. इंडिया में जो नहीं होता है. लोग सोचते हैं अरे पैसे से प्यार है मतलब ये इंसान ना छल है, कपट है, मेटेरियलिस्टिक है, ये तो अलग ही लेवल पे जा रहा है इंसान, इससे तो बात ही करना बेकार है, ये तो मतलबी है, ही ओनली मीन्स बिजनेस. अरे ही और शी मीन्स बिजनेस मतलब दे आर सॉलिड. करेक्ट. दे आर वेरी ग्राउंडेड. उनको पता है कब कहाँ कैसे इमोशंस, रियलिटी चेक है, प्रैक्टिकल है. उनको पता है कि इमोशंस के आड़ में फिजूल खर्ची नहीं करनी है. अगर बिजनेस करना भी है तो वहाँ पे वो लॉस नहीं करेंगे. Correct, हाँ. वो उसको प्रॉफिटेबल ही बनाएंगे हमेशा. राइट. मुझे तो पैसों से बहुत प्यार है. माई बिजनेस हैज बीन प्रॉफिटेबल थ्रू आउट. या एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस वो तभी बन सकता है जब आपको पैसों से प्यार होगा. एग्जैक्टली. देन यू नो कि अगर सब कुछ पैसों पे चल रहा है तो यू हैव टू स्पेंड समटाइम्स एंड समटाइम्स यू कैन टेक अ स्टेप बैक एंड नॉट स्पेंड. एग्जैक्टली. एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट यू नो कि अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या स्पेंड कर रहे हो, उसमें स्पेंडिचर में भी कितना इन्वेस्टमेंट है. राइट. लाइक हम कहते हैं ना कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप कैसे खुद को बोलोगे कि आई नीड अ गुड ब्लेजर, गुड साड़ी और समथिंग. क्यों? इट्स एन इन्वेस्टमेंट. व्हाई? बिकॉज यू आर रेजिंग योर सोशल प्रेजेंस. इट्स एन इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. या सेम थिंग वी शुड डू व्हेन वी आर लर्निंग सम स्किल्स. इट्स एन इन्वेस्टमेंट. उससे मुझे रिटर्न निकलवाना, ये मुझे आना चाहिए. आई शुड बी अग्रेसिव अबाउट इट. सो पैसे को लेके लाइक हाउ इन लव you have this fire and excitement when you're aggressive about it. आप एकदम ये से बोलोगे हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग, आज सुबह बोला और फिर शाम को ही जाके बात करो. देयर इज नो अग्रेसिवनेस. व्हाट्स द पॉइंट? फायर इज नॉट देयर. सो पैसे को लेके वो लव एंड एक्साइटमेंट एंड फायर हैज टू बी देयर. राइट. या ओके. बट हमने इतनी बात की. लेट्स कम टू दिस वेरी मॉडर्न थिंग, राइट? जहाँ पे एंड मेरे टाइम पे ये कभी ऐसा नहीं होता था. जब मैं स्कूल में था barely there were anyone who was in a relationship, and वो भी होता था after you have crossed that 8th standard वाला grade. उसके बाद में 9th 10th में आपके relationships होते थे. yes. Today my niece, nephew, उनके relationships and they are like in 4th standard, 5th standard. barely 4th में age क्या होती है? like it's 8-10 years शायद, उससे भी कम शायद. right. उस age में relationships हो रहे हैं. yeah. how will this affect them in the longer term? they will not be ready to commit. एंड उनको रिलेशनशिप के बारे में फर्स्टली समझ क्या है? मतलब डू दे इवन नो कि दिस इज अ रिलेशनशिप? they are more into companionship. तो उनको कंपनी पसंद है. सामने वाले के साथ कंफर्ट है, कंपनी है, साथ में टाइम स्पेंड करके डोपामिन मिल रहा है, खुशी मिल रही है. दैट इज व्हाट देयर डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इज. ओके. फॉर वेरी रॉन्ग रीजंस बॉलीवुड का इसमें सबसे बड़ा हाथ है टू मेक इट मोर सेक्शुअल. Yeah, so there is a lot of temptation, there is lot of curiosity which youngsters they want to get fulfilled because they are curious कैसा feel होता है when they are sexually or physically with each other. ये एक बहुत problematic है. right. yeah, rather than मतलब अगर बॉलीवुड हमें पुश करता, अरे बुक पढ़ना शुरू करो,
पेंटिंग करना शुरू करो। वो सब नहीं है, हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती ही है। एंड सेक्सिस्ट हैं, हमारी सोसाइटी बहुत सेक्सिस्ट है, तो डेफिनेटली फिर उसको लेके ज़्यादा एक्सप्लोर होंगे ना, ज़्यादा दिमाग हमारा चलेगा उस तरफ। हम ये इस चीज़ को लेकर के मतलब या तो हम धार्मिक हैं या तो हम सेक्सिस्ट हैं। स्पिरिचुअलिटी का तो कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ हम खुद के स्पिरिट को जानना चाहें, मुझे क्या चाहिए, मुझे मम्मी पापा क्यों पसंद हैं। एंड ये कॉन्वर्जेशंस में क्या होता है ना, पीपल हैव बिकम वेरी मटेरियलिस्टिक। कई बार माएँ अपने बच्चे से बोलती है, अरे मैंने तो तुम्हें ये गिफ्ट ला के दिया, फिर भी तुमको पापा क्यों ज़्यादा पसंद है। नहीं करना है ऐसे। यस। स्पिरिचुअलिटी क्या रोल प्ले करता है एक रिलेशनशिप में, एंड स्पेशली लव वाले रिलेशनशिप में? सो चैलेंज इज, दो लोग मिले, लड़का लड़की, दोनों के लाइफ में बचपन में प्रॉब्लम्स रहे हैं। लड़के को ये लगता है कि जो हो गया हो गया, अब मेरा काम है कि मैं आगे बढ़ूं, निकल जाऊं, ठीक है। और अगर लड़की को ये लगता है कि जो हो गया उसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए एक लेसन है, या मुझे कुछ समझ के लेना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो अलग डायरेक्शन में जाएगा और लड़का अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी के मामले में अगर देखा जाए तो लड़की आगे निकल जाएगी, और लड़का पीछे रह जाएगा। लड़के का डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी बदल जाएगा विद द आइडिया कि इससे तो सिर्फ शांति मिलती है ना, काम क्या हुआ। Am I right? मिला क्या तुमको इससे? They want to quantify. Men are very materialistic in that sense. They are very quantifying, not materialistic. Quantifying. वो कैलकुलेट करना पसंद करते हैं। Correct, हाँ। कितने, मतलब वो बात भी वैसे ही करेंगे हर जगह, कार को लेके, इंजन को लेके, पेट्रोल को लेके, everywhere. Like I have seen this. It's very quantified. Women are very qualitative. तो बोले अरे शांति मिल गई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी में इफ यू सी विमेन हैव दिस अपर हैंड, वो जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं और ज़्यादा डीप मेडिटेशंस वो कर भी लेते हैं। राइट। उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, उनको 5 मिनट में ही एक अलग इनलाइटनमेंट किक, उस मोमेंट के लिए ब्लिस का किक मिल जाता है। इट्स ईजी, या बिकॉज दे नो पेन। राइट। उनको काफ़ी टाइम से एक फिजिकल पेन चला आ रहा है। बट अगर दोनों इंसान स्पिरिचुअल हो गए एंड अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी हो, वो इट कुड बी मेडिटेशन, इट कुड बी गोइंग टू टेम्पल, कुछ भी हो, अगर वो दोनों हो जाते हैं स्पिरिचुअल, उनके रिलेशनशिप पे जो पॉजिटिव एक अफेक्ट होगा वो क्या होगा? सी स्पिरिचुअल हम सब हैं, कोई माने ना माने। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं एथिस्ट हूँ या मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, वो सब बेकार है। किसी चीज़ पे इस बात को तो फिर मनवाना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल एन एथिस्ट सेज कि मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, तो उसको साबित करने पे लगे रहेंगे, मतलब कुछ है। राइट। तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, हम सब बॉर्न स्पिरिचुअल हैं। इट्स जस्ट कि वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट और वी आर नॉट फॉलोइंग इट। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर 1 जैसे कि रूल है कि आई हैव टू रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज एंड ऑल्सो आई हैव टू टेल अदर्स व्हाट माई बाउंड्रीज आर। राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि द मोमेंट अ वुमेन इज़ टेलिंग कि मेरे बाउंड्रीज़ हैं, मैं तुम्हारे इस फैमिली मेम्बर से बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसके कुछ पर्सनालिटीज़ इश्यूज मैंने देख लिए हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी मोर टॉक्सिक, और ये कह सकते हो कि वायलेंट भी हो सकता है। तो ये पॉइंट पे अगर द मैन इज़ विलिंग टू सपोर्ट और अंडरस्टैंड एंड कम टू द लेवल, ओके आई एक्सेप्ट, यही बहुत बड़ा बेस है। बट वॉट हैपन्स, मैन डोंट लाइक दैट पार्ट इन अ मैरिज। दे विल बी लाइक ऐसे कैसे तुमने मेरे फैमिली मेम्बर्स को लेके ये बोल दिया। तो वुमेन को यहाँ ये भी समझाना पड़ेगा कि देखो ये इशू पैटर्न दोनों फैमिलीज में है, तुम्हारी तरफ थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर। राइट। ऑफ कोर्स मेरे केस में उतना नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ रियल रीजन्स, वी हैव अ ब्लड कनेक्शन। लेकिन ये एक्सेप्टेंस के साथ कन्वे करना भी वुमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है कि द वुमेन हैज़ मोर अवेयरनेस, मोर क्लैरिटी, मोर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट हाउ शी इज़ प्रोजेक्टिंग इट, कन्वेइंग इट टू द पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रादर दैन उसको बिलिटिल करना, उसको डिसरिस्पेक्टफुली बोलना कि तुम्हारे घर वालों को तो समझता ही नहीं है, समझते कि अपने आप। ये करने की बजाय आप उनको तरीके से समझाओ कि दीज आर द रीजन्स, दीज आर द साइंस, लेट्स सी इट टुगेदर। राइट। थोड़ा समझ के देखो, अगर समझ लोगे तो हम दोनों के लिए आसान हो जाएगा, हम उनकी वजह से झगड़ा नहीं करेंगे। लेट्स बी स्मार्ट हियर। तो स्पिरिचुअलिटी से स्मार्टनेस आनी चाहिए, जिद्दीपना नहीं। या सो ये दोनों के लिए है। अगर आपको आपका पार्टनर वो, क्योंकि और आपको पता है ना
ये बात तो पता है कि अरे वो उतना स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहा, तो मेरा अब ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसको और संभाल के लेना है. इट्स लाइक अ बेबी. करेक्ट. मुझे पता है बच्चे को चलना नहीं आता, तो मुझे उसको उठा के अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, which is why women have to have this responsibility to handle their partner more. राइट. अब इसी को अगर आप देखो तो आज के डेट में लोग फेमिनिज्म के नाम पे बोलते हैं कि अरे नाउ आई एम रेजिंग 2 kids, एक खुद का और एक हस्बैंड. मत बोलो ऐसे. ओके. Let the husband be a husband. Just help him out. Give him a nudge. Yeah. Give him a push. Tackle him sometimes. सो डिफाइन यहाँ पे कि एक रिलेशनशिप में हस्बैंड का या बॉयफ्रेंड का क्या रोल होता है, एंड एट द सेम टाइम जो वुमन है एज इन द वाइफ और द गर्लफ्रेंड, उसका क्या रोल होता है. रोल एक ही है, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. ओके. बस उसको ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करना है. ओके. रिस्पेक्ट इज गिविंग स्पेस. Self respect is taking space. Okay, respect is knowing what will bother your mood, राइट. and I'm not gonna do it. That is respect, because if I do that you will do something to me. Correct. and वहाँ मेरी self respect affect होती है. तो consciously मुझे जा जाके अपने पार्टनर को irritate नहीं करना चाहिए. ओके. बट देन मैंने वो It's not क्वेश्चन, fun. बट देन सी द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड वाज फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं इंडिया में. ट्रेडिशनली ये सोचा जाता था कि द मेन हैज़ टू गो आउट एंड अर्न मनी, एंड द वुमन उसको घर पे रहना है, खाना बनाना है, एंड सबके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नीड्स को केटर करना है. बट टुडे इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इवन दो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बट द सोसाइटी हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली. एंड अब मेन एंड वुमेन बोथ हैव टू गो आउट एंड वर्क, अदरवाइज आप रह ही नहीं सकते मेट्रो सिटीज़ में, क्योंकि Absolutely. मनी इज अ बिग हैज़ अ बिग रोल टू प्ले हियर. Very true. तो ऐसे कंडीशंस में दोनों के क्या रोल्स होने चाहिए? बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर थिंकिंग अबाउट प्रोक्रिएटिंग, तो आपके जो बच्चे होंगे उन्हें भी आपको इम्पार्ट करना है, कोई वैल्यूज़ है, कुछ सिस्टम्स है जो आपको उन्हें देना है. अपने डबल स्टैंडर्ड्स नहीं लेके आने चाहिए ओके. एक मैरिज में या रिलेशनशिप में, कि मैं बाहर जाऊँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओ women शुड दे डिजर्व इट. डोंट से दैट, यू ऑल्सो डिडंट डिजर्व इट. ये ना शब्दों का खेल है. राइट. हर जगह कोई भी रिलेशनशिप में हो, वर्ड्स बहुत केयरफुली यूज़ करना है. यू नो, इफ़ अ मैन गोज आउट एंड सेज ओ women deserve to be, you know, break the glass ceiling and they should become a CEO. What do you mean by that deserve? वहाँ वो पकड़े जा सकते हैं और उनको पकड़ना भी चाहिए. ये चीज़ें चेंज होनी इसको चाहिए. आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. व्हाई डज दैट टर्म डिजर्व? Because how can a man decide what a woman deserve? श्योर. Then even woman will decide what a man deserves. नो वन शुड डिसाइड कौन क्या Exactly. डिजर्व करता है. डिग्री किसके पास ज़्यादा है ये थोड़ी है, दोनों सेम ही तो ह्यूमन है. एंड ऑफ द डे तो आप ह्यूमन ही हो. करेक्ट. मंकी गिविंग डिग्री टू अनदर मंकी. That's a nice quote. Yeah. So I mean, what extra ear or extra angelic you know feather you have, or what do you extra is there कि आप Right. डिसाइड करोगे कि किसको क्या डिजर्व करते हैं. वैसे सेम लाइक परमिशन, तो इस तरह के वर्ड्स अपने डिक्शनरी से निकालने पड़ेंगे, राइट. तो ही वो सेंसिबल एंड यू नो रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है. And it is going to be an ideal relationship. Right. And don't show it to the world how ideal you are. Keep it to yourself. Yeah. Don't talk about your relationship with every other person whom you meet. बट देन क्योंकि आप एक लाइफ कोच है एंड यू टॉक विद अ लॉट ऑफ पीपल, कपल्स भी हो सकते हैं, सिंगल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. एक मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि जब भी मैं किसी बड़े से बात करता हूँ इंडियन सोसाइटी में, उनको एक्सप्लेन करना कि कपल कोचिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड पीपल शुड गो फॉर दैट, Yeah. बहुत डिफिकल्ट है. एंड मॉडर्न कपल्स को इट इज़ फेयरली ईजियर बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आपके मेंटल हेल्थ पे क्या अफेक्ट हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस. हाँ. इन द लॉन्गर रन डू यू थिंक भले ही प्रॉब्लम्स नहीं हो रिलेशनशिप में कुछ भी, स्टिल दे शुड कम टू अ लाइफ कोच एंड टेक देयर एडवाइस? Everybody should come. In fact, pre-wedding consultations होने चाहिए. Okay. Yeah. And what exactly happens in these consultations? You come to know about each other's core value. Okay. जो ऊपर का एक मास्क है वो निकल जाएगा बहुत आसानी से. The coach can easily, you know, break that thing for you. Even in love marriages? Yes, of course. But love marriage में तो आप एक दूसरे को ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो. अरेंज मैरिज आई कैन इमेजिन कि दो बहुत रैंडम लोग हैं जो मिले हैं, बट लव मैरिज में? So I have more cases of love marriages Oh. getting failed. ओके. Yeah. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैंने भी कहीं पे डेटा पढ़ा है कि इंडिया में अरेंज मैरिजेस ज़्यादा टिकते हैं, लव मैरिजेस फेल होते हैं. Yes. क्या रीज़न है इसके पीछे? लव मैरिजेस में मास्किंग बहुत होती है.
ओके अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, यू ऑलवेज यू आर पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आप हमेशा सबसे पहले स्टार्टिंग से ही अच्छा ड्रेसअप करके हाँ, जा क्योंकि रहे हो। आप खुद को बेच रहे हो वहाँ पे। Exactly. So you're selling your needs, you're selling your ideologies, you're selling the idea of not being single again, not wanting to be continuing to be single again. Yeah. तो आप जो नहीं हो वो बन जाते हो, वो बन जाते हो। एंड वो ज़्यादा लंबे समय तक तो कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। विद इन अ मंथ और 2 अगर आप एक छत के नीचे रहने लग जाओगे पता चल जाता है, विद इन अ मंथ और 2। डू यू थिंक कि जो लव मैरिजेस है उनको मैरिज के पहले लिव इन में रहना चाहिए? दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। If it is doable, but then also if it is safe, as in the man should not be hurting, not be violent. Yeah. बट देन वो तो पहले से ही पता होगा ना, इफ यू नहीं पता चलता ना। हाँ, इन मोस्ट केसेस आई एम श्योर कि नहीं पता चलता होगा। That is a challenge. Safety first always. Yeah. बट if we remove ये जो okay, so suppose if the guy is absolutely safe, you're everything saying is fine in the relationship, then yes, okay. And कितने टाइम के लिए रहना चाहिए before you move on to the marriage वाला at least 6 months. Okay. Yeah, minimum 6 months. Don't stretch. Then you know the problem with not committing can also be a red flag. Okay. दोनों में से जो भी कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, challenges क्या, मतलब वो अभी भी श्योर नहीं है। श्योर नहीं है मतलब वो अभी भी कहीं और ऑप्शंस देख रहे हैं। Okay. Yeah. और they are manifesting it. मैरिज की राइट एज क्या होती है? Because this is something जो ideally it should be after 35. It should be after 35. After 35. Seriously? Yes. So see, I come from a Marwadi family. Yes. And मेरे family में, in every Marwadi family, since the age of 24, your child will be told कि अब शादी की उम्र हो गई है. I am 27 right now. I feel कि मैं अभी भी बच्चा हूँ. I am not ready for a marriage. Yeah. So imagine जब वो 24 साल के बच्चे को बोला जा रहा है and you're saying कि 35 के बाद करना चाहिए. No, you're not ready, and I'll tell you why. Because I told you it's a soul contract. It's a karmic lesson. So बार wrong लोगों के साथ karmic lessons लेने से अच्छा है आप पहले खुद को grow करो, develop करो, वो level of maturity लेके आओ, practicality लेके आओ. Right. और फिर इस प्रैक्टिकल, क्योंकि मैरिज इज अ प्रैक्टिकल रिलेशनशिप, इसे वर्कआउट करना पड़ता है, ये गिवन नहीं है लाइक विथ अ सिबलिंग और विथ अ पेरेंट. इट इज समथिंग विच यू हैव टू मेक इट वर्क एंड यू आर कॉन्स्टेंटली जज्ड फॉर दैट. माँ और बच्चे के रिलेशनशिप को लोग नहीं जज करते, फादर और बच्चे के रिलेशनशिप को लोग जज नहीं करते. सबसे ज़्यादा अगर हार्श रिलेशनशिप आज की दुनिया में कोई है वो है मैरिज. इट्स वेरी हार्श, वेरी वेरी हार्श, क्योंकि दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को जज कर रही हैं. करेक्ट. एंड इट इज़ सो सैड एंड हर्टिंग कि उसको सस्टेन कर पाना इज बिकम्स अ चैलेंज. बट व्हेन यू आर मैच्योर एंड देन यू गेट मैरिड, आपको उसको पुल ऑफ करना बहुत ईजी है, लोगों को चुप कराना बहुत ईजी है. You know, telling them, hey, stay in your boundary becomes a lot easier because then you know what you want. Correct. उसके पहले तो अच्छा हाँ उसने अब ये बोल दिया तो कर ही लेते हैं, उसने बोला उदयपुर में मैरिज करना है, चलो कर ही लेते हैं, सबका मन है रख ही देते हैं. 35 के बाद आप किसी का मन रखने के लिए कुछ नहीं करोगे. ट्रू. मम्मी पापा आपके लिए. बिकॉज दिस इज समथिंग जो मेरे फैमिली में बहुत कॉन्वर्सेशंस होते हैं कि शादी कर ले लाइक मैं खुद को अभी बच्चा समझता हूँ. 35 तक क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है. तो आप एक डेट के थ्रू अपना मैरिज नहीं शुरू कर रहे हो ना. राइट. आप एक स्टेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों पार्टनर्स की रहेगी. आप वहाँ से कहते हैं जब नींव मजबूत है और फिर अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को बैठा रहे हो, मैरिज इज ए इंस्टीट्यूशन, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू लाइक यू नो आप फिर 5 years आगे निकल जाओगे विद इन 5 months. सो वाइल आई अग्री विद दिस कि एटलीस्ट मतलब 30 के बाद ही करना चाहिए, उसके पहले तो नहीं करना चाहिए. बट मैंने ये भी आर्ग्यूमेंट सुने एट द सेम टाइम कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या, बिकॉज इन विमेन इट्स अ बिग इशू. मेन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट इन विमेन इट्स अ बिग इशू. देयर आर you know options for that. You can freeze your eggs, freeze your sperm. बट इंडियन सोसाइटी में दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? एग्जैक्टली, दैट इज अ प्रॉब्लम. हम फ्रिज लेके आ गए, लेकिन फ्रिज के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से यूज करने में हमें आज भी प्रॉब्लम है. बट फिर आप वो समझो, क्योंकि फ्रिज में मसाले और एप्पल रख सकते हैं लेकिन एग और स्पर्म रखना बैड है. दिस इज आयरॉनिक एंड दिस इज वेयर, क्योंकि द आर्ग्यूमेंट जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ मेरे हुए, व्हेनेवर दे ट्राई टू टेल मी कि शादी कर ले, आई एम लाइक कि मेरी उम्र नहीं हुई है, लाइक 30 के बाद में मैं करूँगा. सो दिस इज माई बिलीव कि 32 के बाद मुझे करना है. एंड दे टेल मी कि 24 पे हो जानी चाहिए. क्यों? क्योंकि 24 पे आप शादी कर लो, 26 पे आप बच्चे कर लो, तो आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली मैच्योर बन जाओगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई आपके ऊपर. बट दैट इज अर्ली मैच्योरिटी. एग्जैक्टली, दैट इज माई वो टॉर्चर है, आप खुद को ज्यादा स्ट्रगल करवा रहे हो. मैच्योरिटी भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट
आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब अनवांटिंगली ले लिया है. इट इज नॉट Exactly, मैच्योरिटी. and it is forced upon you. Like you said, Yeah. it's forced upon you. आपका will नहीं है उस चीज़ को लेकर के. ये बोगस आइडियाज़ हैं, I'll tell you. आज के डेट में नहीं वर्कआउट करेगा, क्योंकि पहले देखो एक सिंपल फंडा है. वाई पहले ना हमारे दिमाग में फिल्टरेशंस कम होते हैं. Right. बाय द टाइम यू स्टार्ट क्रॉसिंग 30 आपके फिल्टरेशंस बढ़ जाते हैं. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि नहीं मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए उसके पीछे आपका लॉजिक बहुत चलता है. उसके पहले वाला जो एज ब्रैकेट है, द 20s वाला एज ब्रैकेट, उसमें दिमाग अभी भी एक्सप्लोर नहीं कर रहा. करेक्ट. आपको ट्रैवल करने की फ्रीडम नहीं है. जब तक आप ट्रैवल नहीं करोगे तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि अरे हाँ ऐसी भी तो दुनिया है. आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू कम टू बाली, वहाँ एक अलग ही पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ मुझे देखने को मिलता है. देयर इज़ नो बॉलीवुड, देयर इज़ नो पॉलिटिक्स. इट्स एब्सोल्युटली अ वेरी सिंपल कंट्री टू बी इन. बहुत ही सिंपल. मतलब आप एक टाइम भी खाना खा लोगे और आपका पेट भरा रहेगा, बिकॉज द एयर क्वालिटी इज़ गुड, द फूड क्वालिटी इज़ गुड, यू आर ईटिंग ग्रीन हेल्दी ऑल द टाइम. तो यहाँ पे तो ये भी बोला जाता है 3 टाइम खाना खाओ. क्यों? क्योंकि हमें ना उलझा के रखा गया. इट्स लाइक अ हिप्नोटिज्म. हिप्नोटाइज करके रखा गया छोटी छोटी चीज़ों को. आपके कैपेसिटी से आप काफ़ी कम परफॉर्म कर रहे हो व्हेन यू आर मैरिंग मच अर्ली. द मोमेंट यू गेट इनटू अ कमिटमेंट अ लिटिल लेटर, यू स्टार्ट सीइंग आपकी जो कैपेसिटी है ना, नॉट अबाउट जस्ट स्किल. आपका स्किल तो 10x 100x आराम से चला जाता है, बिकॉज यू वर्क फास्टर टुवर्ड्स योर गोल. यू बिकम मोर फिल्टर्ड कि मुझे कैसे लोगों के बीच में बैठना है, कैसे लोगों की कॉन्वर्जेशंस में मुझे एंटरटेन नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, इट इज़ नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग. दिस इज समथिंग विच आई हर्ड व्हेन आई वाज टोल्ड कि 24 पे मैरिज कर लेनी चाहिए. तो द आर्ग्यूमेंट वाज कि 24 पे इट इज़ लाइक कि आप एक ना वो गीली मिट्टी के बर्तन हो कि आपको मोल्ड किया जा सकता है, तो आप किसी के साथ में भी मोल्ड हो सकते हो. द आर्ग्यूमेंट इज दैट. वो प्रेशर कुकर ही तो है ना, आगे जाके तो वो फटेगा. हाँ, कभी ना कभी तो फटेगा. राइट. आप that's what control is. So the society is always trying to show us how better and how softly I can control you. Right. It's a Kit Kat. आजा chocolate है. Right. Say don't. I mean it's a bogus idea. People fall for it, but technically people are frustrated when they are marrying early. मैंने जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, I'll cut this clip and send it to my family group. But then relationships के बारे में there's this one term जो बहुत ज़्यादा सुनने मिलता है, safe space. Yeah. सेफ स्पेस होता क्या है एक रिलेशनशिप में और उसे बनाए कैसे? सेफ स्पेस इज़ वेयर यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली ग्राउंडेड, और आपको पता है कि आपके नीचे की ज़मीन कोई हिला नहीं सकता. जैसे जब हम स्कूल में होते हैं ना, हमारे ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर होता था, रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट कार्ड आएगा, फेल मत हो जाना. जिस दिन किसी की फेलियर स्टोरी आप सुनोगे ना, आपको पता चलेगा उनके नीचे की ज़मीन हिल गई. रिलेशनशिप में वो डर कभी नहीं होना चाहिए कि मेरा पार्टनर मुझे कभी भी छोड़ के जा सकता है. राइट. जब तक वो डर है, जब तक वो फियर है, मतलब सामने वाला इंसान अपने डर में ही जी रहा है, वो सेफ स्पेस नहीं है. ये डर उससे भी आता है, इस फैक्ट से भी आता है कि आपको खुद को लगता है कि आप छोड़ के जा सकते हो. वो छोड़ के जा सकते हो से ज़्यादा मुझे रहना नहीं है वाले स्पेस में ज़्यादा रहते हैं. ओके. मुझे थोड़े थोड़े टाइम ही रहना है, ज़्यादा टाइम मुझे पकड़ो मत मेरा कॉलर. डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल सो मच. राइट. या अदरवाइज आई विल पैनिक. Yeah, so I don't, because I don't want to panic, I will not spend more time. Right. Yeah. Okay. Do you think कि एक रिलेशनशिप में जब दो लोग हैं तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो पूरा टाइम साथ में रहेंगे एंड इट बिकम्स लाइक यू बिकम बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, तो आप हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हो. It has been very wisely observed, and I'm noticing that change in me also and with my husband when I see. To be true, वो बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा सिबलिंग्स बन जाते हैं. हाँ, आई अग्री. वो एक जैसे दिखने भी लगते हैं. आई अग्री. अभी मेरी आंखें मेरे हस्बैंड की जैसे छोटी होती जा रही हैं because he is पहाड़ी and 14 years of marriage. मैं नोटिस कर रही हूँ, मैंने कहा I'm looking little bit somewhere like him only. Just कि complexion अलग है and there's a lot different, but I can see the similarity because of course this is my field also, so I'm observing my life first. So yeah, they become sibling. जितना ज़्यादा आप सिमिलर होते जाते हो, जितना ज़्यादा आप क्लोज रहते हो एक दूसरे के एंड वो एक प्रॉक्सिमिटी में रहते हो एक दूसरे के, डू यू थिंक एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए दूर जाना भी इंपॉर्टेंट होता है? बहुत ज़रूरी है. बिकॉज दिस इज समथिंग विच माई गर्लफ्रेंड टोल्ड मी कि वो एक दिन डिसाइड करती है हफ्ते में कि आज मैं बात ही नहीं करूंगी इससे. हाँ. एंड आई फील दैट्स वेरी वियर्ड. वो डिसाइड करने से अच्छा है वो नेचुरली हो जाए, बट कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है. सो विच शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब.
You know, she is a better communicator than me. awesome, For sure. awesome. So you know, you will always feel she's leading the relationship Yeah. because she's communicating more. Yeah. Okay, so you will always have to encourage and support her and also communicate back. बट सी नाउ यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं. एक तो फर्स्टली ये वाला क्वेश्चन कि वो दूर जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, हाँ. एंड सेकंड चीज उसे सपोर्ट करना, नॉट जस्ट इन माई केस, इन एनी केस, क्योंकि जहाँ पे भी कोई दूसरा लीड कर रहा है रिलेशनशिप को, Yes. अब उसे सपोर्ट कैसे करो, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी द लीडर ना. Yeah, that's a good one. Yes, that's a good one. Yes. So दूर जाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को भी जान सको. खुद की भी आइडेंटिटी चल रही है ना, तो एक इंसान के काफ़ी मल्टीपल लेयर्स में, हम लाइक अनियन के जैसे हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं. Right. एक लेयर है जहाँ हम खुद को जानना चाहते हैं, दूसरा लेयर है हम दूसरों के थ्रू अपने आप को जानना चाहते हैं, तीसरा लेयर है मैं दूसरों के साथ मैं कैसे रहता हूँ, वो एक लेयर है. Okay, so when there is why the space is necessary, you also get to know yourself more better. Okay, so वो दूर जाना बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है. Okay. Provided you also stay in touch, look after each other's basic need, find out what is the basic conversations, expectations. Like my husband told me, तुमको मुझे पूछना चाहिए मैंने आज क्या खाया. मैंने कहा okay. So that's his basic expectation. He Right. told me that will be my love language for him. Okay, so then other way around, I told him what is my basic expectation of conversation, you should ask me. Okay, ये कई बार expectations हम convey करते हैं जब हम अकेले रहते हैं, करेक्ट. rather than in a complaining and whining zone. उसको मेरे बारे में पढ़े नहीं है, उसको तो अपना ही तरीका है. नहीं, you go take a break, you come to know who you are. So do you think Ross and Rachel were on a break? Yes. I just had to ask that क्योंकि Yes. वहाँ पे भी they were on a break, and after that we see कि they keep coming back to each other. They Yes. circle more around each other after that break. Exactly, because they realize that, oh, actually this person was actually easy to be with than I was thinking is so tough. Right. You come to know, filtrations शुरू हो जाती है ना. Yeah. Okay. And the leader वाला thing. Yeah, so support is necessary because you have to stick by with each other. You don't have to show मैं नहीं तो कौन बे, वो वाला सिचुएशन नहीं है. क्योंकि अगर मैं हूँ तो भी तुम खुश हो, Right. you know, और तुम हो इसलिए भी मैं खुश हूँ. तो एक दूसरे के एक्सेप्टेंस को और एक दूसरे के प्रेजेंस को वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना इज़ सो नेसेसरी. एंड इससे पता भी चलता है कि दोनों की कोर वैल्यूज़ कितनी सिमिलर हैं. लाइक इफ़ यू नोटिस, मैं जितनी बार कॉन्वर्जेशन में मैं बार बार रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, मीनिंग दिस इज़ वन ऑफ माई कोर वैल्यू. Right. So if the other person or whosoever I meet, and if they are also, you know, keeping those checks, मेरा और उनका मैचअप करना बहुत आसान है क्योंकि कोर वैल्यूज़ मैच कर रहे हैं. तो सपोर्ट में एक दूसरे के कॉन्वर्जेशंस और वर्ड्स को भी ऑब्जर्व करना और उसको नोट डाउन करना अपने दिमाग में, ये अपने आप में एक रिलेशनशिप गेम है जो खेलते रहना चाहिए. Right. या Okay. What do you think about वो जो एक फिल्म आई थी एनिमल, उसमें जो वो रिलेशनशिप था उन दोनों का, या रणबीर कपूर एंड आई फॉरगॉट द एक्ट्रेसेस नेम, या उन दोनों का जो रिलेशनशिप था, Yes. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु थिंक कि इट इज़ वेरी नेचुरल. It was a classic example of what I said. She was not independent. Okay. She was not willing, and then happened the kids. Not being independent Yeah. and being happy with that. She wasn't happy, for sure. Nowhere in the movie she's shown or visible as a happy person. She was just making amends with it. कि अब ये है तो मुझे इसके साथ ऐसे ही जीना पड़ेगा. But that was a love marriage. That was a love marriage, but it is like, you know, so I'll give you this example. I always do it in my session. So if two people are here together in a relationship and the one person is, you know, taking a lot of pain, like this lady was doing, ये जो film की heroine है, she was taking the pain, she was seeing all things and she was not liking it. She even got to know about the extramarital and stuff like that. She was still taking the pain. She didn't leave the house until then also. Right. Right? She was still there. But a point comes where she's like, now I can't take it. And then she backfire. Did it work? No. No. The ideal marriage is, even if it is a love marriage, both the parties, husband and wife, have to together take a pain. They both have to also acknowledge it. सुख दुख के साथ ही Acknowledge करना पड़ेगा कि हाँ तुमने पेन लिया, मैं भी पेन लेने के लिए रेडी हूँ तुम्हारे साथ. मेरे लेवल का पेन ये है, तुम्हारे लेवल का ये पेन है, and then they can come together and, you know,
मेक अमेंड्स विद इट, बिकॉज एग्जैक्टली लाइक यू सेड, सुख और दुख साथ में, तो एक जन को तो नहीं लेना चाहिए. इट हैज टू बी फ्रॉम बोथ द साइड. करेक्ट. या आई वॉज वॉचिंग दिस वन इंटरव्यू, विकी कौशल का इंटरव्यू है, उसमें आफ्टर द मैरिज विद कटरीना कैफ ही सेड दिस वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड आई मोर और लेस अग्री विथ हिम. उसने बोला कि यूजुअली वॉट वी थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स इज कि लड़के और लड़की को एक पॉइंट पे आना चाहिए, वेर इन हिज रिलेशनशिप विद कटरीना कैफ दे डिसाइडेड कि पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, पॉइंट कहीं और होगा, हम दोनों वहाँ तक जाएंगे. राइट. इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर यू रीच दैट वन डिफरेंट पॉइंट. यस. ये लोग रियलाइज नहीं करते. इसके लिए एक सिंपल सा एक्सरसाइज है. विद इवन व्हेन मी एंड माय हस्बैंड आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट, तो क्या होता है ना, हम वर्बली बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अनहैप्पीनेस कन्वे करते हैं. मैं तुमसे खुश नहीं हूँ बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस, तुम मुझसे खुश नहीं हो बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस. मैंने उसको सिंपल एक एक्सरसाइज दिया, मैंने कहा लिख के दे दो, राइट इट एंड गिव इट टू मी, व्हाट आर द थिंग्स यू आर अनहैप्पी अबाउट. ट्रस्ट मी, ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन ही हैड 10 थिंग्स टू से. Okay. The moment I told him to write it down, he had only 3 he could think of maximum. कई बार we are just overthinking in our head and we are thinking कि नहीं ये भी issue है सामने वाले के साथ, but the moment you start writing you realize नहीं बस यही तो है. So Correct. ये सब exercises होने चाहिए in a marriage, in a relationship. Write it down. Write down each other's complaint. Write and give it to me. But लोग आज क्या करते हैं, WhatsApp में टाइप करते हैं. ये गलत है. सामने बैठा के लिखने को दो ना, तो पता चलेगा. सामने बैठो एक दूसरे के साथ, लिटरली लिखो, फिजिकली पेपर पेंसिल लो और लिखो. ये एक्सरसाइज आपके क्लाइंट से भी कराते हो आप? हाँ हाँ. Okay. और ये बहुत ही जादुई एक्सरसाइज है. बहुत सारे सेल्फ क्रिएटेड क्लाउड्स वहीं पे बरस जाते हैं. डू यू थिंक जो लव लेटर्स का कल्चर खत्म हुआ उसके वजह से भी ये इश्यूज आते हैं कि वहाँ पे भी क्योंकि हम लिख रहे हैं तो यू आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग मोर एंड यू एक्चुअली गेट टू नो कि कितना ज़्यादा आप प्यार करते हो उस इंसान से. तो कुछ चीज़ें जिसको आप मतलब यू कैन जस्ट मूव ओवर दैट. एब्सोल्युटली. आई मिस दैट पार्ट जब मैं अपने हस्बैंड को लंबे लंबे ईमेल्स लिखती थी. दैट फेज इज गॉन. या यस, राइटिंग हेल्प्स अ लॉट. इट शोज कि हाउ मच इन्वॉल्व्ड यू आर विद द पर्सन. आज के डेट में रिलेशनशिप में लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, लोग बस हैं. करेक्ट. लोग रिलेशनशिप में नहीं है, लोग रिलेशनशिप के स्टेटस में है. ओके. या जैसे लाइक लिविंग इन अ हाउस इज अ स्टेटस सिंबल, बट वो उस घर में नहीं है, दिमाग कहीं और है. करेक्ट. या कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आई वांट टू नो कि जितने लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, आई एम गेसिंग कि दे विल बी मोर और लेस, उनमें से ऐसे लोग होंगे जो रिलेशनशिप्स में हैं, कुछ होंगे जो अपने रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशंस फेस कर रहे हैं विच इज सिचुएशनशिप. कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस है फॉर बोथ लाइक मेन एंड वुमेन जो उन्हें करने चाहिए टू रिजॉल्व देयर इश्यूज. ये एक आपने जैसे राइटिंग वाला बताया, इसको छोड़ के और भी कोई? ये सवाल आप छोड़ ही दो कि तुमको मुझ में क्या अच्छा लगता है या तुमने मुझसे शादी क्यों की. अब ये सवाल बोगस हो गया. किसी आदमी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है. उनके पास सिर्फ एक ही, तुम मुझे अच्छी लगती है, मैंने शादी कर ली, बात खत्म हो गई, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर. सो ये तो इसका जवाब मिलेगा नहीं. दिस इज माई मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर. सो दिस इज वन थिंग आई डोंट नो कि क्यों लड़कियां ये सवाल पूछती है, इंक्लूडिंग माई गर्लफ्रेंड. सो शी हैज़ दिस हैबिट कि अगर मैं एक वर्म होती तो क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करते जितना अभी करते हो. अगर मैं एक चूहा होती तो तुम मुझसे इतना ही प्यार करते. मतलब मैं क्या आंसर दूँ, कैसे आंसर दूँ? Oh well, that's quite kiddish. Yeah. But this is the thing which I love about her. Yeah. But then I have seen कि and इसके ऊपर memes भी बनते हैं. Of course. तो I am sure कि हर लड़की ऐसे सवाल पूछती है. I'll tell you, it is coming from the idea of self-acknowledgement, बार वैलिडेशन सीख करना, बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द फैमिली में ये चीज़ नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, पेरेंट्स बिलोंग नहीं करवाते कि अरे तुम मेरी बेटी हो. राइट. ये चीज़ नहीं हो रही है. तो फिर वो तुम्हारे पास आके पूछ रही कि तुम मुझे क्यों ओन करते हो. करेक्ट. वाई डू यू वॉन्ट टू ओन मी. मुझे घर पे तो वो ओनरशिप मिल नहीं रही, मुझे तो बताया, मतलब कन्वे नहीं किया जा रहा. वो तो तभी कन्वे होता जब मेरे से कुछ काम है या मुझसे कुछ काम करवाना, जाओ चाय दे के आओ, अभी ये तुम ये करो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि तुम क्योंकि बेटी हो तो बेटियों को ये आना चाहिए. तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना. इमोशनल ओनरशिप तो मिसिंग है. So that is why, and this is quite general by the way, ये बहुत common है. तो that is why women always tend to re-ask this question. They want to know कि emotional ownership किस बात पे, ऐसा क्या अलग है मेरे लिए. क्योंकि आज के डेट में लोगों को यूनिक भी बनना है और
विच इज़ गुड बिकॉज सब यूनिक है इन अ वे ऑफ कोर्स, लेकिन उनको वो बिलोंगिंगनेस और वो ओनरशिप का रीज़न भी पता करना है. Okay. जैसे कि हम भगवान के पास जाते हैं तो वहाँ तो एक बहुत ही जेनरिक है, तुम जैसे भी हो हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, तो तुम भगवान तो नहीं हो तो फिर तुम मुझे क्यों इतना पसंद करते हो. दैट इज़ वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. ओके या ओके. एंड कोई और एक्सरसाइजेस या कोई ऐसी टिप्स फॉर दोज पीपल जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो उन्हें अपने रिलेशनशिप में लानी चाहिए? दे शुड ट्रैवल मोर टुगेदर. ओह, आई एग्री विद दिस. यस, दोनों को बहुत ट्रैवल करना चाहिए, बैकपैक पे जाना चाहिए. ऐसा कोई फैंसी होटल में मत जाओ, बैकपैक करो. बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस. इट्स एन एक्सपीरियंस एंड दोनों को करना चाहिए. दोनों को पता चलेगा कि एक दूसरे की फूड हैबिट्स क्या हैं, लाइकिंग्स क्या है, बॉडी कैसे बिहेव करती है इन अ डिफरेंट वेदर. एंड जब वो कोई नहीं है साथ में तो वो एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं. एंड जो इनफैक्ट जो भी उस ट्रैवल के टाइम पे, स्पेशली अगर बैकपैकिंग ट्रिप है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, यू आर गोइंग थ्रू दैट टुगेदर. तो आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है वहाँ पे. एग्जैक्टली. सो हाउ द बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर. डीमीनिंग है, सपोर्टिंग है, इनकरेजिंग है, रिस्पेक्टफुल है, कैसा है, उससे पता चल जाता है कि रेड फ्लैग्स कितने हैं और ग्रीन फ्लैग्स कितना है. करेक्ट. तो वो फिल्ट्रेशन मिल जाती है. सो रादर देन गोइंग इन लिव इन, आई वुड से गो ट्रैवल मोर. वाओ, दैट इज एक्चुअली समथिंग जो लोगों को करना चाहिए. यस, एब्सोल्युटली. ओके. इसको छोड़ के और कोई? Yes, one more thing is that every couple should always ask each other, did I hurt you this week by anything? Wow. Yeah. मेरी कोई ऐसी बात थी जो तुमको बुरी लगी, मैंने कुछ कहा ऐसा फ्लूक में, जल्दबाजी में, मैंने तुमको कुछ फील करा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तुमको ऐसा फील हुआ कहीं भी, प्लीज़ टेल मी. ये एक आई थिंक वीकली कॉन्वर्जेशन हो सकता है. चलो डेली नहीं कर सकते, बट वीकली क्वेश्चंस तो आने चाहिए. डिड आई हर्ट यू दिस वीक, और व्हाट वाज द बेस्ट थिंग यू लाइक्ड अबाउट मी दिस वीक, सेकंड क्वेश्चन. ये कॉन्वर्जेशन होना चाहिए. क्योंकि रिलेशनशिप में फिर इससे पता चलता है, फीडबैक मिल जाता है, और ये फीडबैक बहुत हेल्पफुल है फॉर बोथ पार्टनर्स. मेक सेंस. जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इफ दे वांट टू गेट इन टच विथ यू, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके साथ में टच में आ भी जाएंगे, बट उन्हें पता ही नहीं होगा कि किस चीज़ के लिए आपसे बात करनी है, तो हाउ कैन दे फिगर दैट आउट? दे शुड कम टू मी व्हेन द मोमेंट दे हैव रियलाइज्ड दे वांट टू वर्क अपॉन देमसेल्फ. किसी को कंट्रोल नहीं करना है, खुद में चेंजेस लाने हैं, एंड चीज़ें अपने आप उनके वाइब्रेशन के हिसाब से मोल्ड हो जाएंगी, विच इज़ नॉट कंट्रोल, बट गेटिंग द वर्क डन द वे यू वुड लाइक टू, which is helping both the side easily. So they should get in touch with me. And जब कोई आपके पास आता है for coaching, कितने टाइम में उन्हें खुद के अंदर वो changes देखने मिलते हैं? 3 months के अंदर तो breakthroughs मिल जाते हैं. Then starts the real goal, but also they should have this fire to work upon themselves. And that is the point where I say कि 10 गुरुओं को फॉलो मत करो, 10 कोचेस मत रखो, 10 लोगों को फॉलो मत करो, फिर एक के भी पास आओ. फिर वो सरेंडर इम्पॉर्टेंट है, फिर वो फेथ इम्पॉर्टेंट है, कनेक्शन देखो कैसा हो रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चीज़ें जल्दी वर्कआउट हो जाती हैं. ओके. डॉक्टर अनामिका, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए. आई होप सो जितने भी लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा, सुना होगा, दे विल टेक अवे समथिंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन जो कि वो अपने लाइफ में इम्प्लाई कर सके, बिकॉज इट वोंट मेक सेंस जब तक आप खुद के अंदर वो चेंजेस नहीं लाओगे, एज शी सेड. तो थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए. आई होप सो वी गेट टू डू मेनी मोर सच पॉडकास्ट इन फ्यूचर, बट थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर वन. थैंक यू सो मच.